Hello everyone. So it is time to understand about this important topic which is Earth and the Moon. बहुत सिंपल सवाल आते हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बट सिंस हम अक्सर इसको बहुत ही स्कैटर्ड मैनर में पढ़ते हैं, इसलिए हम अक्सर क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं. इस वीडियो में मैंने ये इंश्योर किया है कि कंप्लीट कवरेज इस टॉपिक का एक सिंगल वीडियो के अंदर करा दिया जाए ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल आपका बिल्कुल ना छूटे. Make sure that you keep your paper and pen with you so that in the case अगर यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी सवाल बनाता है तो आप इसे कर पाएँ. अब कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो. सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे, वी विल बी रीडिंग अबाउट अर्थ. अर्थ के बाद अर्थ की एक सैटेलाइट है, दैट इज द मून. वी हैव ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून. अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि वाई इट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, वाई इट इज कॉल्ड द ग्रीन प्लैनेट, जो कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. इसके अलावा हम अर्थ के बारे में ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द मोशंस ऑफ द अर्थ. व्हाट अबाउट द मोशंस ऑफ द अर्थ. मोशंस ऑफ द अर्थ में हम पढ़ रहे होंगे तो हम रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे, एंड हम ये देख रहे होंगे कि मोशंस ऑफ द अर्थ हाउ दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट योर सीजन, डे एंड नाइट, मोशंस ऑफ अर्थ. उसके अलावा हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, व्हाट आर लैटिट्यूड्स, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स. उसके अलावा हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स में 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में, जिसका नाम है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके अलावा आर्कटिक सर्कल, एंड देन अंटार्कटिक सर्कल. जब हम लैटिट्यूड के बारे में पढ़ रहे होंगे उसी टाइम पे थोड़ा सा हम जान लेंगे अबाउट दी हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे कि व्हाट आर द टॉरिड जोन्स, टेम्परेट जोन्स, एंड देन हम जानेंगे अबाउट द फ्रिजिड जोन. इन सारी चीजों के अलावा जब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ रहे होंगे तो हम साथ ही साथ जानेंगे अबाउट द टाइम. हम जानेंगे थोड़ा सा ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में, प्राइम मेरिडियन के बारे में, और हम जानेंगे थोड़ा सा इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में. और हम ये भी जानेंगे कि इंटरनेशनल डेट लाइन जब जिगजैग कर दिए तो कहाँ कहाँ पे करिए, सीधे सवाल बन सकते हैं. हम ये भी जानेंगे कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एटसेट्रा ये किन कंट्री से पास कर रही है, कौन सी वाटर बॉडी से पास कर रही है, बिकॉज यहाँ पे सवाल बन सकते हैं. हीट जोन्स में हम जानेंगे तो हम ये जानेंगे कि वाई देयर इज द मैक्सिमम टेम्परेचर बिटवीन दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या फिर सन ओवरहेड कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता है. उसके अलावा मोशंस ऑफ द अर्थ में हम जानेंगे जो 2 मोशन अर्थ का इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. उसके अलावा हम ऑर्बिटल प्लेन के बारे में जानेंगे, हम जानेंगे इसेंट्रिसिटी के बारे में. इसके अलावा मिलनोविच साइकिल के बारे में. ठीक है. मून पे जब हम आएंगे तो जब हम मून के बारे में पढ़ रहे होंगे तो हम जानेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू मून एंड फुल मून. हम जानेंगे अबाउट, इसके बारे में पढ़ने के बाद हम ये भी जानेंगे कि व्हाट अबाउट द लूनर एक्लिप्सेस के बारे में. अब ये एक्लिप्स 2 टाइप के होते हैं, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स. ठीक है. और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक्सियल टिल्ट. ठीक है. और ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो डेट्स क्या हैं, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये सारी चीज़ों के सवाल के जवाब आपको मिलेंगे इस एक सिंगल वीडियो में. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड,
क्योंकि अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ा तो फिर आपको ये टॉपिक परेशान करेंगे और आप कंफ्यूज होते रहोगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि यार ये चीज़ कैसे होती है। तो बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से इंटरलिंक्ड फॉर्म में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरी एकाग्रता के साथ देखें। क्योंकि क्या होता है अक्सर कि हम अक्सर जब वीडियो देख रहे होते हैं, हाथ में होता है मोबाइल और कर रहे होते हैं हम स्क्रॉलिंग, और अक्सर जब हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे साथ में नहीं होता। Don't watch this video for the video sake. Watch this video to gain the knowledge, because when you will be gaining the knowledge, you will be coming across closer to the UPSC prelims. और उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन कॉन्सेप्ट्स में बिल्कुल गलती ना करें। सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं कि इतना टाइम यहाँ पे हो रहा था, हम इतने लॉन्गिट्यूड पे चले गए, तो क्या टाइम होगा वहाँ पे? आ रखे हैं। इक्वेटर कहाँ से पास हो रहा है, टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास हो रहा है, और हम ऐसे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे से सवाल को छोड़ के चले आते हैं क्योंकि वो हमने पढ़ा नहीं होता और हमारे एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा होता है। तो उन फैक्ट्स के लिए आपको घबराना नहीं पड़ेगा, इस एक सिंगल वीडियो में वो सारे के सारे फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं एंड समझते हैं इन सारी चीज़ों को। आपको याद होगा जब मैंने आपको डिस्टेंस के बारे में बात की थी, तो फिर सन, हमने प्लैनेट्स को अरेंज किया था इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सो दिस वाज योर सन, ये आपका सन हो गया। सन के बाद आया मरकरी, फिर आया वीनस, फिर आई अर्थ। उसके बाद फिर आप जानते हैं कि कभी पूछ ले बाय डिस्टेंस तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इनके बारे में डिटेल्स मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, मस्ट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो का पर्पस वो नहीं है, तो हम इसके बारे में इससे ज़्यादा नहीं जान रहे। मेरा बस आपको इतना बताना चाहता था कि अर्थ का जो डिस्टेंस वाइज अगर मैं देखूं, इफ़ आई गो एंड लुक एट द अर्थ इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, तो फिर इट इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। और अर्थ का अगर मैं बोलूं कि अर्थ से सबसे पास का तारा कौन सा है, तो फिर इट इज सन। सन एक तारा ही है। दूसरा वाला क्या था? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, विच इज ए पार्ट ऑफ अल्फा सेंचुरी। ये तो एक फैक्ट की बात है। कुछ और फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, विच आर, दिस इज द ओनली नोन प्लैनेट, दिस इज द ओनली नोन प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। यहाँ पे लैंड है, वाटर है, एयर है, which make the conditions suitable for the living organisms. And अर्थ का जो डिस्टेंस है वो सन से इतना ही है जितने पे उसको एक एम्बियंट टेम्परेचर रह सके, जिसके चलते लाइफ हैज बीन पॉसिबल ऑन दी अर्थ। हो सकता है अर्थ की जगह अगर कोई और प्लैनेट होता तो वहां पे लाइफ होती, प्रोवाइडेड इट हैज बीन इन दैट, विद इन दैट डिस्टेंस फ्रॉम दी अर्थ। और इस चीज को हम कहते हैं गोल्डीलॉक जोन। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक स्टार के अराउंड एक जोन होता है जो कि जहां पे टेम्परेचर होगा इतना एम्बियंट होता है दैट इट कैन बिकम इन, मतलब दिस कैन बिकम हैबिटेबल। सो फॉर दैट दिस पर्टिकुलर जोन इज द गोल्डीलॉक जोन, दैट इज द हैबिटेबल जोन। ये सन के गोल्डीलॉक जोन के अंदर में आता है, एंड दैट इज वाई यहां पे लाइफ इज possible. That is very important. So what I am saying here कि temperature is just right on the earth such that it is neither too hot nor too cold so that life can exist. सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, what is this Goldilocks zone? सिंपल सवाल आएगा और हम गलत करके आ जाएंगे। अब आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। कुछ और फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लाइफ ऑन अर्थ is due to the ecology found on earth, on it. Due to ecology the planet earth has been given the name of green planet. वेजिटेशन होगा की बात हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रीज के इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। सो ग्रीनरी है, ग्रीन प्लैनेट। अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है। इस एक्सिस होगा के बारे में मैं आपसे बात करूंगा अभी के लिए इतना जान लीजिए कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, जिसके चलते दिन और रात होती है, एंड अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसके चलते सीजन होता है। दिस एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको दूंगा थोड़ी देर में,
उससे पहले लेकिन मैं आपसे मून के बारे में बात करना चाहता हूँ। अर्थ की एक सैटेलाइट है, एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम मून भी कहते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग नेक्स्ट, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट द मून विच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। नाउ व्हाट इज अ सैटेलाइट? एक सवाल आता है, दो तरीके की सैटेलाइट्स होती हैं। आप ये भी तो बोलते हो ना सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। सैटेलाइट इज समथिंग विच इज एक्चुअली ऑर्बिटिंग अ बॉडी, सो इट कैन बी नेचुरल, इट कैन बी मैन मेड और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का तो कोई नंबर फिक्स नहीं है, जितनी लॉन्च कर दो, कभी नासा बनाएगा, कभी इसरो बनाएगा, तो इस पे बारे में भी हम कंसर्न नहीं है। हम कंसर्न है नेचुरल सैटेलाइट के लिए, एंड नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की एक ही है, दैट इज द मून। सो वी हैव वन नेचुरल सैटेलाइट, सिंपल। अब ये सैटेलाइट बन कैसे गई, सवाल तो ये आ जाता है। तो ऐसा एक देयर इज अ थ्योरी विच सेज दैट कि पहले जो हमारी धरती थी, पहले की जो हमारी धरती थी, इसके बगल से एक थिया नाम की एक स्पेस बॉडी आई और इसको मारी टक्कर, इसको हम थिया कहते हैं। ठीक है, इसको मारी टक्कर, तो इसमें से काफ़ी पार्टिकल्स, आउटर स्पेस का जो पार्टिकल्स था, अर्थ का जो आउटर कवरिंग का जो पार्टिकल था, ये अलग अलग डिब्रीज में तितर बितर हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि ये अर्थ के अराउंड रोटेट करने लगा। सो इट स्टार्ट रोटेटिंग अराउंड द अर्थ, इस तरह से ये रोटेट करने लगा दिस। तो दीज वर द डिब्रीज। ओवर टाइम ये जो डिब्रीज थी ना, जो क्या कहते हैं अर्थ के अराउंड जो ये तितर बितर होकर तैर रही थी, ओवर टाइम वो ज्वाइन होती चली गई ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड आउट ऑफ दिस अल्टीमेटली द मून वॉज फॉर्म्ड। सो मून इज मेड फ्रॉम द लेफ्ट ओवर्स, यू कैन से, जो अर्थ से निकल के बाहर आए, स्पेस में आए, जिसके चलते ये अर्थ के अराउंड ये डिब्रीज रोटेट कर रही थी, एंड अल्टीमेटली दे गॉट कन्वर्टेड इनटू द मून। नाउ दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स वन थिंग, व्हाई द मून का जो कोर है वहां पे वो आयरन होगा की हम बात नहीं करते, क्योंकि आउटर वाले से ही निकला था, और जब अर्थ सेटल हो रहा था तो जो हैवी डेंसिटी वाले पार्टिकल्स थे वो तो अंदर चले गए। दूसरी बात, हम इसको क्यों एक लाइक वी सपोर्ट दिस थ्योरी, बिकॉज वन मोर रीजन इज दैट कि कंपोजिशन ऑफ रॉक ऑन द मून इज सिमिलर टू द कंपोजिशन ऑफ रॉक ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसे अब हम इसे हमारे पीडीएफ में। द मून, अब ये देखिए, ये आया, अर्थ इंपैक्ट किया, डिस्क ऑफ डिब्रीज, now this became moon. ठीक है, and this theory is called as the giant impact theory or the big splat. ठीक है, so mass size body it collided with earth, so debris formed the moon, that this happened 4.44 billion years ago. Now coming next about moon. तो moon के बारे में, इसका जो डायमीटर है, its diameter is 1/4 of the earth. ठीक है, तो कभी कभी सवाल पूछ सकता है कि कितना डायमीटर है अर्थ का, तो 1/4 है। इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट जो रेडियस होगा मून का, दैट रेडियस इज ऑल्सो 1/4 ऑफ अर्थ। सीधा सा है, क्योंकि डायमीटर क्या होता है 2r, या फिर रेडियस क्या होता है d/2। ठीक है, जो मून का डिस्टेंस है धरती से, दैट इज 3,84,400 किलोमीटर्स। ठीक है, ये हमारी धरती है, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। नाउ मून इज टाइडली लॉक्ड विद द अर्थ। क्या मतलब होता है, या फिर इंटर टाइडल लॉकिंग। टाइडल लॉकिंग का मतलब ये होता है कि जो द सेम साइड ऑफ द मून इज ऑलवेज विजिबल ऑन अर्थ। इसका सीधा सा मतलब है कि जो फेस हम मून पे देख रहे हैं वही फेस ही अर्थ पे दिखता रहेगा, जो अपोजिट साइड वाला फेस है वो नहीं दिखेगा। और ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन इज द सेम। अब रोटेशन रिवॉल्यूशन क्या होता है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो एक चीज़ पहले तो आप ये समझ लेना कि जब भी रोटेशन रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, तो इट डजेंट मीन कि इट इज़ ओनली अबाउट वी कैन टॉक अबाउट द प्लैनेट अर्थ।
व्हेन अ बॉडी, कोई एक बॉडी है इसके अराउंड घूम रही है, तो द सिंपल टर्म इज दैट ये रिवॉल्व कर रही है, इसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रही है। तो जैसे अगर हमारी ये धरती है, लेट्स से दिस इज द अर्थ, तो मून भी इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ मून जब धरती के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो अपनी एक्सिस के अराउंड वो रोटेट भी कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है खुद भी, और घूमते घूमते ऐसे भी घूम रहा है। इस चीज को ऐसा समझ सकते हैं, आप समझ लीजिए इस चीज को, सपोज दैट कि अगर आपको इस चीज को रोटेशन और रिवॉल्यूशन का सेम टाइम समझना है, सपोज करते हैं कि मेरे पास एक बीच में एक टेबल है, ठीक है, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मेरे बीच में एक टेबल है, फ्रंट पे है, एंड लेट्स से ये मैं मान लेता हूं कि मैं इसके अराउंड मुझे रिवॉल्व करना है। ये सामने आपके पेन है, सो दिस इज माई अर्थ, आई एम द मून। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको देख रहा हूं, अब मेरे को इसको देखते हुए ही रिवॉल्व करना है, तो मैं ऐसे हो गया, ये यही है, लेकिन मैं ऐसे आ गया, लेकिन मेरा फेस जो था, अभी मेरा फेस ऐसे इसको देख रहा है, अब मेरा फेस इसको ऐसे देख रहा है, तो मेरी बॉडी जो ऐसे थी आपके सामने वो ऐसे हो चुकी है, बट एट द सेम टाइम मेरी जो पोजीशन है वो इसके यहां पे थी 90 डिग्री मूव कर चुकी है, जितने टाइम पे मेरा फेस भी इधर मूव कर गया। क्यों? क्योंकि मेरे रोटेशन की स्पीड जो कि ये है वो सेम है विद द रिवॉल्यूशन की स्पीड। और फिर अगर मैं इसको ऐसे रख दूं बीच में, फिर मैं ऐसे चला गया, फिर मैं ऐसे घूम गया, तो मेरी पीठ अब आपको दिख रही होगी, लेकिन मेरा फेस इसके अराउंड है, तो ये मेरे को ऐसी तरह से देख रहा है। फिर मैं ऐसे आ गया, तो फिर मैं इसको अभी देख रहा हूं, ये इसको मैं देख रहा हूं, ये मेरे सामने है, तो मेरा मुंह इसकी तरफ है, तो मेरी पीठ नहीं दिखेगी इसको, तो मून का वो वाला फेस, वो वाला हिस्सा इसको दिखेगा नहीं। ये बोलेगा बेटा तुम हमेशा अपना फेस आंख से आंख मिला के देखते हो मेरी तरफ, और फिर ये मैं ऐसे आ जाऊंगा और इस तरीके से आऊंगा कि जितनी देर में, अब आप सोच के देखिए, मैं इतनी देर में मैंने क्या किया, मेरी बॉडी एक बार मूव पूरी घूम चुकी है। एक बार आपने मेरा फ्रंट देखा, एक बार आपने मुझे राइट साइड से देखा, एक बार ऐसे देखा और एक बार ऐसे देखा, लेकिन इसने कैसे देखा, इसने मेरा सिर्फ चेहरा देखा। तो मैं रोटेट भी हो गया और मैं पूरी तरह इसके अराउंड घूम भी गया, और ये दोनों टाइम इक्वल हैं। सो दैट इज वाई दिस इज द इंटरलॉकिंग, इंटरटाइडल लॉकिंग। और इंटरटाइडल लॉकिंग के चलते होता क्या है, द सेम साइड ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ, और इसलिए एक हिस्सा हमेशा दिखता ही नहीं है हमको। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। इट इज एज गुड एज कि मैं पिछला वीडियो लेके आया था, सेम फेस लेके आ गया हूं आपके सामने दिखाने के लिए। सो वी आर इंटेलेक्चुअली लॉक्ड, यू आर ऑल्सो इंटेलेक्चुअली लॉक्ड विथ मी, ठीक है। सो दिस इज समथिंग। अब इसका अर्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मून प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबलाइजिंग अर्थ टिल्ट एट 23.5 डिग्री विच हेल्प्स टू मेंटेन अ रेगुलर सीजन। अब अर्थ जो है हमारी ऐसा सीधे खड़ी नहीं हुई है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है। जैसे आप कभी भी ग्लोब भी लेंगे ना, तो आपको ये दिखेगा कि इसके अराउंड ये थोड़ा सा टेढ़ा करके देता है, ये इसको स्ट्रेट नहीं खड़ा करके देते, ऐसे नहीं देते, ये ऐसे खड़ा रहता है, तो ये हल्का सा टिल्टेड रहता है आपका जो अर्थ है। तो ये इसकी एक्सिस है, ये और ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, और इसके अराउंड ये रोटेट करता है। सो देयर इज एन एक्सिस, एंड इस तरह से अर्थ हमारी रोटेट करती है। इमेजिनरी एक्सिस है ऑल दो, ठीक है, हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। सो अर्थ की टिल्ट 23.5 डिग्री रहती है, ठीक है। अगर लेट्स से देयर वुड हैव नॉट बीन एनी मून, मून नहीं होता तो क्या होता, तो इधर से भाई अपना सन है अर्थ को खींचने के लिए, उधर से वीनस है, थोड़ा सा मून आपका क्या कहते हैं मार्स भी अफेक्ट करेगा, दूसरे प्लानिटरी बॉडीज हैं, दूसरे इंटरस्टेलर बॉडीज हैं, वो उनकी भी ग्रेविटी अर्थ पे पड़ती है, तो अर्थ की ये एक्सियल टिल्ट मेंटेन नहीं रह पाती। अब अर्थ की जब ये एक्सियल टिल्ट मेंटेन नहीं रह पाएगी, तो ऐसे केस में दे विल बी एब्रप्ट चेंजेस, क्योंकि टिल्ट हेल्प्स इन द सीजन, टिल्ट हेल्प्स इन द डे एंड नाइट वाला टाइम एंड ऑल। तो अब ये टिल्ट ही सही नहीं रहेगी, तो दे विल बी एब्रप्ट चेंजेस, तो यू विल बी फेसिंग द एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो भाई ऐसे केस में अर्थ पे थोड़ी सी जिंदगी का मेंटेन रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो दैट इज वाई हम ऐसा कहते हैं कि दैट इट ग्रेविटी एक्ट्स लाइक एन स्टेबलाइजर। जैसे हमारे घर में आती है ना बिजली और फ्लक्चुएशंस होता है, तो वी हैव एन इलेक्ट्रिक स्टेबलाइजर, वो स्टेबलाइज करता है कि भैया रुक जाओ, इतना ही रहना,
तो आपके अप्लायंसेस को बचा के रखता है। तो मून कहीं ना कहीं हमारी अर्थ को भी प्रिवेंट करता है इस फॉर्म में, ठीक है। अदरवाइज हमारी द अर्थ विल वोबल और चेंज लीडिंग टू एक्सट्रीम चेंजेस। सो इट कीप्स द अर्थ फ्रॉम टिपिंग टू मच और वॉबलिंग वाइडली। वॉबलिंग क्या होता है? जैसे अर्थ लट्टू की तरह घूम रहा है। जब आपने देखा होगा जैसे आप लट्टू घुमाते हैं ना, लट्टू, तो क्या होता है एक टाइम के बाद ऐसे ऐसे करके ऐसे गिरने के चांसेस रहते हैं। तो अर्थ भी ऐसे वोबल कर सकता है, लेकिन उसको स्टेबलाइज करने में मून हेल्प करता है। मून के बिना अर्थ की टिल्ट कुड वेरी वाइडली इवन अप टू 85 डिग्री, कॉजिंग एक्सट्रीम एंड अनस्टेबल क्लाइमेटिक जोन्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस। और मून का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि ये अर्थ की रोटेशन की स्पीड को असर करता है। कैसे करता है थोड़ा सा समझते हैं। अब देखो, ये है आपकी प्यारी धरती, और आपको ये बात पता है कि जो मून है अर्थ के अराउंड रोटेट एंड रिवॉल्व कर रहा है। तो लेट अस ड्रॉ द मून फर्स्ट। ये आ गए हमारे चंदा मामा। अब आपको एक बात और पता है कि अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है। अर्थ के ऊपर पानी है, यू नो दिस, ठीक है। लेट्स से मतलब हर जगह ही पानी है, 71% वाटर है। मैं फिलहाल इतना पोर्शन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। तो मून अपनी ग्रेविटी के चलते इस पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो आपने ये बात जानते हैं कि ऊपर नीचे जो ओशन के वाटर होता है ये ऊपर नीचे होता है। व्हाट वी कॉल दिस राइज एंड फॉल ऑफ वाटर एज द टाइड इन द ओशन, ठीक है। तो हम इस टाइड्स कहते हैं बेसिकली, जो ये टाइड्स फॉर्म होती हैं। अब मून इसे अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन धरती रोटेट कर रही है इस तरफ। तो रोटेट कर रही है तो जो अर्थ है ये क्या चाहेगी? ये बोलेगी कि बेटा हम इधर रोटेट कर रहे हैं, तुम मेरे ऊपर ही हो, तो तुमको चलो लेके चलती हूँ। जैसे मम्मियाँ होती ना, हमें खींच के ले जाती है कि अगर तुम बदमाशी कर रहे होते हो। ये तो उछल रहे हैं टाइड के फॉर्म में, लेकिन धरती माँ बोलेगी बेटा तुम मेरे साथ इधर चलो। मून बोल रहा है कि तुम इधर आओ, धरती माँ बोल रही भैया तुम इधर चलो। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जो वाटर है इट विल बी रबिंग अगेंस्ट द लैंड एंड द सी सरफेस, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, देयर विल बी फ्रिक्शन। और इसी को हम कहते हैं, चूंकि टाइड के चलते ये हो रहा है तो टाइडल फ्रिक्शन हम कहते हैं। इस टाइडल फ्रिक्शन के चलते होगा क्या कि चूंकि धरती इधर जा रही है, वाटर धरती इधर खींचना चाह रही है, लेकिन मून इसको इधर खींच रहा है, तो अर्थ का जो रोटेशन है, जो अर्थ का रोटेशन है और जो रोटेशनल स्पीड है उसकी, ये स्लो डाउन करेगा। लेकिन मून तो बच्चा है जी, और जब मून बच्चा है तो वो इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा कि बहुत मैसिव चेंज होगा। ये होगा दैट इज समथिंग 1.4 मिली सेकेंड एवरी 100 ईयर्स। हर 100 साल में 1.4 मिली सेकेंड एवरी ईयर द मून ग्रेजुअली स्लोज डाउन द अर्थ रोटेशन ड्यू टू टाइडल फ्रिक्शन दिस। अब जब अर्थ की रोटेशनल स्पीड कम होगी तो कुछ एनर्जी, क्योंकि आपको पता है जितनी स्पीड से तुम रोटेशन करो तुम्हारे पास उतनी एनर्जी है, तो कुछ एनर्जी क्या होगी, वो मून की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इसके चलते जो मून तुम्हें आज यहां पे दिख रहा है, दिस इज गोइंग फार्दर फ्रॉम अर्थ। यहां वाला मून थोड़ा सा इधर चला जाएगा, समथिंग लाइक दैट। और ये डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर पर ईयर। और ये 4 सेंटीमीटर हर साल मून धरती से दूर चला जा रहा है, ठीक है। तो कभी एक सवाल आए, सिंपल सवाल बन सकता है कि क्या मून अर्थ की रोटेशनल स्पीड को असर करता है? तो यस इट डज। एंड मून दूर जा रहा है 4 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कोई इंसान अगर ऐसा है जो अपने नाखून नहीं काट रहा है, तो लगभग 4 सेंटीमीटर एक साल में उसका नाखून उगेगा। तो जितना इंसान का नाखून उगेगा उतना ही मून दूर जाएगा। तो मून की दूरी और आपके नाखून की लंबाई लगभग एक है एक साल में, ठीक है। तो अगली बार अगर कोई इंसान, अगर तुमने उसके नाखून देखे और तुम्हें दिख गया लेट्स से इट्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, जो अपने आप में बहुत बड़ा नाखून है, ठीक है। इतने बड़े नाखून तो यार बचपन में वैसे सिखाया गया था कि रखने नहीं चाहिए, बट स्टिल इफ यू कीप इट, तो आप समझ जाना अगर उसने 1 सेंटीमीटर किया तो उसने 3 महीने लगाए हैं, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। थोड़ा सा हमने नाखून के बारे में भी जान लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ही इस पे लिखी हुई है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये सेम डायग्राम जो मैंने आपको बताया था, एंड ये देखिए ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ टाइडल बल्ज
pulls moon ahead in its orbit, and the moon's gravitational attraction pulls earth tidal buzz backward, slowing earth's rotation. ठीक है, अब आते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना. यू मेक श्योर, आई विल बी टेलिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस टॉपिक. बहुत सारी चीजें आएंगी इस बीच में और वो क्वेश्चंस बनाती हैं. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस टिल द एंड, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत कंफ्यूजन होता है कि डेट वगैरह कैसे चेंज हो रही है, इक्वेटर किससे पास हो रहा है, ये होता क्या एक्चुअली, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या सिर्फ लाइन है या इसका कुछ और रोल भी है, एटसेट्रा. अब थोड़ा सा समझ लेते हैं. ये आपकी धरती है. अब एक चीज सोच के देखना, दिस इज ए स्फीयर. आप घुमाएंगे ये घूमती चली जाएगी, ऐसे घुमाएंगे ऐसे घूमती चली जाएगी. क्रिकेट बॉल की तरह है ये. ठीक है, अब एक बात मेरे को बताओ कि अगर ये क्रिकेट बॉल की तरह है तो मेरे को बताना है कि लेट्स से ये हमारा प्यारा भारत है सामने, और मुझे बताना है कि ये पॉइंट अगर कहीं पे है तो मैं कैसे बताऊंगा कि इस पॉइंट तक कैसे जाना है. आई विल बी नीडिंग सम रेफरेंस. कुछ तो रेफरेंस चाहिए होगा कि इस जगह से इस डायरेक्शन में जाओ, ऐसे जाओ, वैसे जाओ. कैसे बताऊंगा कि ये पोजीशन धरती पे कहां पे है? मैं नहीं बता पाऊंगा. तो मुझे कुछ चीजें चाहिए जिसको मैं फिक्स कर सकूं, ताकि मैं अर्थ की पोजीशंस को फिक्स करके बता सकूं कि भैया ये चीज, ये प्लेस यहां लाई करता है. और उस चीज के लिए मैं काम करना शुरू करूंगा कि व्हाट आई विल डू, कि मैं ये धरती को ले लूंगा. और मुझे एक बात पता है, मुझे अर्थ के अभी पॉइंट्स नहीं पता, लेकिन मुझे एक बेसिक सी चीज पता है कि अर्थ का जो नदन, देयर इज नॉर्थ पोल, देयर इज अ साउथ पोल, वी हैव द पोल स्टार फॉर दैट. तो वी हैव दिस नॉर्थ पोल ओवर हियर. कुछ पॉइंट्स तो फिक्स हैं जो कंफर्मली फिक्स्ड हैं. तो वी हैव दिस नॉर्थ पोल ओवर हियर, वी हैव दिस साउथ पोल ओवर हियर, एंड देन वी कैन ड्रॉ द अर्थ्स एक्सिस. ठीक है, तो मैं सोचता हूं कि अब इसके लॉन्ग कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी जाए. तो मेरे पास इससे परपेंडिकुलर जो पॉइंट ठीक इसके और इसके बीच में है, उन पॉइंट्स को मैं ड्रॉ करना शुरू करता हूं. जो ठीक इसके बीच में है उनको जोड़ना शुरू करता हूं. तो आई विल बी कमिंग अक्रॉस, क्योंकि स्फीयर है तो मैं बैकग्राउंड भी वाला चीज दिखा रहा हूं. तो आई विल बी कमिंग अक्रॉस अ सर्कल अराउंड द अर्थ. मैं इसको बोल दूंगा यस, दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ इक्वेटर. कंप्लीट सर्कल अराउंड दिस एक्सिस, परपेंडिकुलर, बीचों बीच, जिसकी डिस्टेंस इससे इक्वल है. तो दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटर. एंड देन आफ्टर ड्रॉइंग दिस इक्वेटर आई कैन ड्रॉ n नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस टू इट. पैरेलल लाइन पता है ना क्या होती है? पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है. दैट इज इफ इट इज d1 देन दूसरे पॉइंट ऑफ पे d2, d1 इज ऑलवेज इक्वल टू d2. तो ये कभी भी मीट नहीं करती हैं. तो दीज आर दी व्हाट दीज आर कॉल्ड दी पैरेलल लाइंस. तो मेरे पास एक इक्वेटर आ गया, एंड माइंड यू ओवर हियर दैट आई होप दैट यू मस्ट बी नोइंग that this is the west direction, this is the east direction, this is the north direction, and this is the south direction. मेरे पास एक पैरेलल आ गया. अब मैंने करना क्या शुरू किया? सो आई स्टार्ट ड्राइंग द पैरेलल लाइंस टू इट. ठीक है, ये जो डॉट डॉट है वो पीछे वाला है. ठीक है, अब हम आगे और ड्रॉ नहीं करेंगे. तो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ इसके, हम इसके पैरेलल में ड्रॉ कर रहे हैं, हम इसके पैरेलल में ड्रॉ कर रहे हैं, हम इसके पैरेलल में ड्रॉ कर रहे हैं. हम इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, ये हल्का सा कर्व करता चला जाएगा बिकॉज दिस इज अ 2D मॉडल ऑफ द स्फीयर. ठीक है, तो जब हम मुझे दिख रहा है कि ये ईस्ट वेस्ट में फ्लो कर रही हैं, दूसरी चीज ये इसके पैरेलल हैं, तो इसी चीज के लिए हम इसको क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल दिस लाइंस एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. वी कॉल दिस लाइंस एज द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. और चूंकि ये सबसे बड़ा है और बीच में है,
तो दिस इज, हम इसको बोल देंगे दिस इज एट द 0 डिग्री। अब इस पैरेलल से मैं इधर जाऊंगा नॉर्थ पोल की तरफ, तो मुझे पता है हियर, इसके लिए हम एन लिख देंगे नॉर्थ डायरेक्शन, एस लिख देंगे साउथ डायरेक्शन। तो जो भी यहां से मैं नॉर्थ जाऊंगा, जितना भी मैं डिग्री मूव कर रहा हूँगा, मैं उसके साथ में नॉर्थ लगाता चला जाऊंगा, नॉर्थ 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 नॉर्थ। और जैसे जैसे मैं इसमें इधर मूव करता चला जाऊंगा, मैं इसके साइड में साउथ 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 लगाता चला जाऊंगा। एक और बात, जब मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं, अब समझना इस बात को, मेरे सामने एक अगर ये स्फीयर है और मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं, तो मैं कंप्लीट सर्कल फॉर्म करता हूं। सो व्हेन आई एम फॉर्मिंग अ कंप्लीट सर्कल, आई एम मूविंग 360 डिग्री। यही तो पढ़ा है तुमने मैथ्स में। इन द मैथ्स यू हैव रेड कि लेट्स से देयर इज अ सर्कल एंड व्हेन यू मूव फ्रॉम हियर टू कंप्लीटली हियर, यू से दैट हम 360 डिग्री मूव करते हैं। तो अर्थ के केस में मैं अगर यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं यहां तक ही गया और फिर वापस आऊंगा तो यहां तक आऊंगा, फिर वापस आके ऐसे आऊंगा, तभी तो कंप्लीट सर्कल बनेगा। तो जब मैं यहां से यहां तक आ रहा हूं, आई एम मूविंग 1/4 ऑफ 360 डिग्री विच इज व्हाट 90 डिग्री। भाई 360 बाई 4 करूंगा ना, तो इट इज 90 डिग्री। तो मैं बैक जाता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये 0 डिग्री से लेके मैक्सिमम जो जा सकता है दैट इज द 90 डिग्री तक जा सकता है। तो नॉर्थ पोल मेरे से पूछेगा तो कहां पे है लैटिट्यूड वाइज, 90 डिग्री पे। साउथ पोल पूछेगा कहां पे है लैटिट्यूड वाइज, 90 डिग्री पे है। बट ये साउथ में उसके आगे एस लिख दूंगा, उसके आगे नॉर्थ लिख दूंगा, तो मुझे इतना पता चल जाएगा कि 0 से कितना ऊपर है और 0 से कितना नीचे है। तो ये हमारी पहली बन गई रेफरेंस पॉइंट, अनदर रेफरेंस लाइन। नाउ ये धरती पे एक्चुअली ये लाइंस ड्रॉ हमने की हैं अपनी सहूलियत के लिए, धरती ने अपने ऊपर कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर रखी है। जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस वाइज जो दुनिया बनी है, जो आज की डेट में कंट्रीज हैं, वहां पे जो बाउंड्रीज हैं वो हमने बनाई हैं अपनी सहूलियत, अपनी सॉवर्निटी के लिए। धरती ने कोई बाउंड्री एक्चुअली नहीं बनाई है। व्हाट इज द सॉवर्निटी? जो पावर वाइज आप कंट्रोल करते हो जहां पे कुछ पॉपुलेशन रहती है, सिंपल, दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। उसके आगे तो सब इंटरनेशनल रिलेशन है जिसे हम नाम देते हैं। बट धरती ने कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। धरती ने कभी भी कोई जात पात पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कोई कंट्री के बीच में बाउंड्री नहीं, कुछ नहीं। दिस इज द अर्थ, यू आर द ह्यूमन बींग्स, आई एम गिविंग यू द फूड। इसीलिए खजूर चाहे अफगानिस्तान के हों, खजूर चाहे इंडिया के हों, खाने के लिए वो इंसान के ही काम आते हैं। ठीक है, वैसे अफगानिस्तान के खजूर बड़े टेस्टी होते हैं। ठीक है, तो अरे यही मिलता है यार पैसिफिक मॉल में, सुभाष नगर में, तो मैं अक्सर जाता हूँ तो लेके आता हूँ। ठीक है, देखो मार्केटिंग भी कर दी उसकी बीच, बट अच्छे हैं। ठीक है, तो रेफरेंस की बात कर रहे थे हम यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज द रेफरेंस। तो वहाँ तक गया मैं 90 डिग्री, यहाँ तक गया मैं 90 डिग्री साउथ। ठीक है, तो दीज आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब मेरे पास एक और ऑप्शन है कि चलो ठीक है, मान लो क्या मेरा इससे काम पूरा हो सकता है। एक चीज सोचते हैं कि कोई प्लेस लेट से यहां पे है और कोई प्लेस यहां पे है, तो मैं इसको बोलूंगा भैया ये भी नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये भी नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। तो मैं कैसे बताऊंगा कि ये कौन सी प्लेस पे है? तो मैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सो आई विल बी नीडिंग समथिंग मोर देन दिस पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो मेरे दिमाग में आई, व्हाई नॉट डिवाइड द अर्थ इनटू अ ग्रिड। तो मैं क्या करूंगा, ये तो मैंने काम कर लिया। नाउ आई विल व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट ड्राइंग सम अदर लाइन्स। तो मैंने नॉर्थ पोल से लिया एंड यहां से लाइन ड्रॉ करनी शुरू की, यहां तक जोड़ना शुरू किया, जोड़ना शुरू किया, जोड़ना शुरू किया, जोड़ना शुरू किया। तो समथिंग, दिस इज द ईस्ट, दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, क्या कहते हैं इन इमेजिनरी लाइंस को जो हमने ग्रिड बनाई? We call them as the meridians of longitude. So these are the imaginary lines. What are the longitude? These are the imaginary lines that is flowing from north to south. ठीक है, and this is something from east to west. ये भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो अब हमारी अर्थ की ग्रिड बन रही है, तो मुझे बताना है अगर इस पोजीशन की ये चीज़ कहाँ पे, तो मैं बोलूँगा ये इस लैटिट्यूड पे है और इस लॉन्गिट्यूड पे है। ठीक है, let's say something is at 23 degree north and at the same time
25 डिग्री ईस्ट। तो व्हेन इट इज ईस्ट वेस्ट दिस इज लॉन्गिट्यूड, व्हेन इट इज नॉर्थ साउथ दिस इज लैटिट्यूड। पहली चीज। अब थोड़ा सा हम लैटिट्यूड को और डिटेल में समझते हैं। सो एक बार दोबारा बना लेते हैं लैटिट्यूड को थोड़ा सा समझने के लिए। सो ये है हमारी प्यारी धरती। हमने बताया कि भैया दिस इज द इक्वेटर। अब मैं थोड़ा सा इसे स्ट्रेट लाइन अब बस उसके लिए बता रहा हूँ आपको। दिस इज द इक्वेटर। सो इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब यहाँ पे नॉर्थ साउथ नहीं लिखोगे, क्योंकि नॉर्थ लिखने का मतलब है कि तुम्हें थोड़ा सा इधर मूव कर गया, साउथ में लिखने का मतलब है इधर मूव कर गया। तो इक्वेटर तो सेंटर में है, तो दिस इज नॉट नॉर्थ, दिस इज नॉट साउथ, दिस इज एट द मिडिल ऑफ द अर्थ। अब कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एट द 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होगा तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास 23.5 डिग्री साउथ भी होगा। दिस इज 23.5 डिग्री साउथ। व्हाट वी कॉल इट एज, वी कॉल इट एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, देन थोड़ा सा और नॉर्थ जाएंगे तो एक अनदर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, दैट इज द एट द 66 डिग्री। दिस इज एट 66.5 डिग्री नॉर्थ विच इज द आर्कटिक सर्कल, and correspondingly at 66.5 degree south we have the Antarctic circle. कभी कभी डेफिनेशन बेस्ड सवाल आ जाते हैं कि व्हाट इज लैटिट्यूड। सो लैटिट्यूड इज द मेजर ऑफ एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। और जब हम एंगुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं सो वी मेजर इट इन डिग्री। अब एक चीज और आपको पता होना चाहिए, आप इसे नोट कर लेना। 1 डिग्री इट इज डिवाइडेड इनटू 60 equal parts and each part it's called the minute। और इसको हम क्या करते हैं, इसको भी हम बांटते हैं। each minute is divided into 60 equal parts and each part is called as second। सिंपल है, ठीक है। So this is the basics of the latitude। So अगर मेरे से अगली बार पूछेगा what is a latitude, I will simply say that a latitude is the angular distance of a place from the equator and it is measured in terms of degree towards the either of the poles, either the north pole or the south pole। बढ़ते हैं वापस इस पे। अब जब मैं ये डिवीजन कर रहा हूँ एक चीज ये समझना, when I am doing this division, तो जब मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ, यहाँ पे अपना नॉर्थ पोल है बैठा हुआ है, यहाँ पे अपना साउथ पोल है बैठा हुआ है। जब मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ सो व्हेन आई एम मूविंग नॉर्थ, पिंक पिंक बेबी पिंक, ठीक है। जब हम यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो बेसिकली जब मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ तो मेरे को दिख रहा है यार ये जो इक्वेटर है ये धरती को 2 टुकड़ों में बांट रहा है। एक ऊपर जो नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है, एक नीचे जो साउथ पोल की तरफ जा रहा है। तो जो ऊपर वाला है सीधी सी बात है मेरा एक स्फीयर है, वी हैव अ स्फीयर, एक गोला है। इस गोले को तुम बीच से काट दोगे तो ऊपर वाला हिस्सा जिसके लिए हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया इट इज टूअर्ड गोइंग टूअर्ड द नॉर्थ पोल, तो हम क्या बोलेंगे भैया जो ये वाला गोला है दैट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ई वाला जो गोला है दैट इज द सदर्न हेमिस्फीयर। अक्सर ये आ जाता है भाई कौन सा कॉन्टिनेंट इसके कौन से स्फीयर में है, कभी भी ये वर्ड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर, सिंपल सी चीज़ है, मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ है कि when you are saying it is in the northern hemisphere it means somehow you are above the equator toward the north pole and somehow then you are moving toward the south pole then you are in the southern hemisphere। सिंपल सी बात है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर की खास बात यह है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इट हैज मोर लैंड, ये बहुत काम आएगा आगे जाके, इट हैज मोर वाटर इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, अगेन इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, एक चीज आपको दिखाता हूं। अब जैसे देखो ये है तुम्हारा जो अर्थ है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसका सिस्टम में इसमें ये चाइनीज लैंग्वेज में परहैप्स लिखा हुआ है इस बोर्ड में, तो उसमें तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में भी नहीं है। तो चलो बेसिक चीज़ बता देता हूँ। अब देखो ये जो मैंने तुम्हें बताया ये है तुम्हारा इक्वेटर, ठीक है।
ये तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका आर्कटिक सर्कल है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, एंड ये है अंटार्कटिक सर्कल। बेसिक जो मैं फिलहाल आपको ये बताना चाह रहा था कि इफ़ यू सी, ये इक्वेटर की बात हम जब कर रहे थे, ये इक्वेटर यहाँ से जो यहाँ तक आया है, इधर में देखो आपको क्या दिख रहा है, लैंड दिख रहा है, और इधर में देखो आपको क्या दिख रहा है, वाटर दिख रहा है। तो मेरे को एक बात पता है कि जो लैंड है, लैंड तो देखो यार पापा जैसे होते हैं, जल्दी हॉट हो जाते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। मम्मी लोग क्या होती हैं कि उनको जल्दी गुस्सा दिलाना आसान नहीं है, लेकिन एक बार गुस्सा आ गया तो ठंडा होने में भी टाइम लगता है, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वाटर जल्दी गर्म नहीं होता, जल्दी ठंडा नहीं होता, लैंड जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। तो ऐसे केस में ऑब्वियस सी बात है, जो एक्सट्रीम इवेंट्स आने के चांसेस हमें यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पे थोड़े से कम मिलेंगे। यहाँ पे एक बार टेम्परेचर जो भी वेरिएशंस होंगे वो थोड़े से यूनिफॉर्म होंगे इन कंपेरिजन टू दिस, बिकॉज हियर इज द लैंड, ठीक है। तो और हम इसमें और डिटेल में नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि एक चीज़ समझ लेना, कोई ज़्यादा लैंड यहीं पे, तो हम पानी पे तो रहते नहीं, हम लोग मछली तो है नहीं, तो हम लोग लैंड पे रहते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन अगर आपको मिलेगी ना, वो नदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगी। हमारा इंडिया भी नदर्न हेमिस्फीयर में ही आता है, चाइना भी जो सेकंड पॉपुलस कंट्री है, पहले फर्स्ट पॉपुलस था, अभी तो इंडिया मोस्ट पॉपुलस है। तो वी आर हैविंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन, एंड ज़्यादातर लोग इस जोन में रहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर के मुकाबले। एक और ख़ास बात, एक इंटरेस्टिंग बात आपको एक दिखाता हूँ मैं। ये जो हमारे ओशन है, जैसे धरती है, इसके नीचे वाला ये जो इंडियन ओशन है, ठीक है, ये अफ्रीका चले जाओगे, इधर ये अटलांटिक ओशन है, लेकिन एक पोर्शन ऐसा है, आप ये देखो, मैं मतलब 3D मॉडल में आपको दिखा रहा हूँ, एक टाइम ऐसा भी आता है कि ये जो पैसिफिक ओशन है, ये इतना बड़ा है कि आप देख रहे हैं, आपको लैंड दिख ही नहीं रहा, बहुत बड़ा है पैसिफिक ओशन। तो सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, वो पैसिफिक ओशन है। मतलब एक प्लेस पे तो सिर्फ अगर हमने इस तरह से करा दिया, एक साइड से देख रहे तो हमें सिर्फ ये पानी ही पानी दिख रहा है, लैंड का बहुत थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी नोइंग। अब हम आ जाते हैं हम जिस टॉपिक पे थे, ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि भैया जो ये इक्वेटर है कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास हो रहा है। चूंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से भी पास होता है, तो वी शुड ऑल्सो बी नोइंग दैट, ऑल्दो वो हम इंडियन लेक्चर्स में देखेंगे जब मैं इंडियन ज्योग्राफी टेकअप करूंगा। आर्कटिक सर्कल कौन कौन सी कंट्री से पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, अंटार्कटिक सर्कल कहाँ कहाँ से पास हो रहा है। तो वी विल ऑल्सो बी लुकिंग, बट बिफोर आई मूव दैट, क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई वी आर कंसिडरिंग दिस एज एन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। कुछ तो रीजन होगा भैया, रीजन है। रीजन ये है, इसको मैं थोड़ा सा अब्रब कर लेता हूं, कि जो हमारा सन है, ठीक है, अभी ये सन यहाँ पे छोटा दिख रहा है, तो ये मत मान लेना कि छोटा है, सन बहुत बड़ा है, अभी के लिए मैं बस रेफरेंस के लिए बोल रहा हूं। दिस इज नेवर ओवरहेड बियॉन्ड दिस, एंड दिस इज नेवर ओवरहेड बियॉन्ड दिस। बिल्कुल सिर के ऊपर आने वाली बात है, ये इसके बियॉन्ड बिल्कुल सिर के ऊपर नहीं जाएगा, और इसके बियॉन्ड ये सिर के ऊपर नहीं जाएगा। एंड सो मैक्सिमम जो सन की हीट जाएगी वो इस जोन में जाएगी, एंड दैट इज वाई दिस जोन इज टॉरिड जोन। नॉर्थ साउथ के चलते मैं बोल सकता हूं दिस इज द नदर्न टॉरिड जोन, दिस इज द साउथ टॉरिड जोन, बट ओवरऑल दिस इज द टॉरिड जोन। यहां पे इनके जो भी प्लेसेस हैं, सन इज ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर, तो मैक्सिमम हीट कहां पे है, टॉरिड जोन में है। एंड दिस इज द रीजन कि यहाँ पे टॉरिड जोन में भाई सन है, तो आपको पता है गर्मी है, तो इवापोरेशन हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, तो बहुत बारिश होती है इक्वेटर के रीजन के आसपास। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा हीट ज़्यादा बारिश, सिंपल सी बात है। तो टॉरिड जोन में ये चीज़ें हो रही हैं, स्पेशली एट द इक्वेटर। कमिंग नेक्स्ट, अब मैं थोड़ा सा इधर जाऊँगा और थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा, तो मेरे को एक बात पता है कि इसके बाद सन ओवरहेड तो कभी नहीं आएगा। बियॉन्ड दिस पॉइंट सन इज नेवर ओवरहेड, तो इसकी रेज जो है वो स्लैंटिंग होती चली जाएंगी, स्लैंटिंग होती चली जाएंगे। तो होता क्या है, स्लैंटिंग के चलते
एक सिंपल सी चीज़ है, जब रेज तिरछी पड़ रही है और सीधे पड़ रही होती है और तिरछी पड़ रही है तो जो हीट होती है थोड़ी डिफ्यूज होने लगती है, स्प्रेड होने लगती है, ज़्यादा एरिया में ट्रैवल करती है, ज़्यादा एरिया को कवर करती है, सेम अमाउंट ऑफ हीट, तो ऑब्वियस सी बात है इंटेंसिटी हीट की कम हो जाती है. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव द मॉडरेट टेम्परेचर ओवर हियर, moderate temperature, and so this particular zone is called the temperate zone. This is also the temperate zone. ठीक है, तो यहाँ पे moderate temperature होता है, and then we have this zone जो कि आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड आता है. यहाँ पे इसके बाद sun becomes very slanting, ठीक है, तो it never rise much above the horizon. सो दीज आर दी फ्रिजिड जोन, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. फ्रिजिड जोन, दिस इज द फ्रिजिड जोन. ठीक है, अब वापस चलते हैं अपनी पीडीएफ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. ठीक है, तो देखो यही चीज़ लिखी हुई, यही चीज़ मेंशन्ड है, बस आपको मैं दिखा दे रहा हूँ. द लाइक दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर मेजर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस. रेंज इज 0 डिग्री टू 0 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ. रेंज इज 0 डिग्री इक्वेटर टू 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ. ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू. इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल. इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्कटिक सर्कल. स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते. इस पे अभी आएंगे, इस पे घबराना नहीं है. पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इमेजिनरी सर्कल्स विच आर पैरेलल टू द इक्वेटर. ईच पैरेलल इज कंप्लीट सर्कल. ठीक है, ईच पैरेलल इज कंप्लीट सर्कल विथ रेडियस डिक्रीजिंग टूवर्ड्स बोथ पोल्स वाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल. ऑब्वियस सी बात है, सर्कल के जो आपने देखा था स्फीयर में वो छोटा होता चला जा रहा है, तो इसका रेडियस कम होता चला जा रहा है. ये फैक्ट नोट कर लेना. एक हर लैटिट्यूड के बीच में लगभग 111 किलोमीटर का डिफरेंस है. सो व्हेन आई एम सेइंग कि मैं 23 डिग्री नॉर्थ से 24 डिग्री नॉर्थ पे पहुंचा हूँ, कीपिंग द लॉन्गिट्यूड एज द सेम, तो मैं बोलूँगा मैं 111 किलोमीटर मैंने ट्रैवल कर लिया है. सिंपल सी चीज़ है, सिंपल ये फॉर्मूला, आप ये वैल्यू जो है आप इसे याद कर लेना. इसमें ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, जो ज़्यादा काम का है वो भी आ रहा है. एंगल बिटवीन अ पॉइंट ऑन अ पैरेलल एंड अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर अलोंग द सेम मेरिडियन, इसके थ्रू वी डू द मेजरमेंट. ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा जो फैक्ट इम्पॉर्टेंट है वो अब है जो आपको समझना है और इसे याद कर लेना है. दीज अबाउट दीज इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स. यहाँ पे एक सिंपल से सवाल आ जाते हैं कि ये पास कहाँ कहाँ से होते हैं. ठीक है, तो इक्वेटर, दिस इज द बिगेस्ट सर्कल इन द मिड, बताया था मैंने आपको. इक्वेटर पासेस थ्रू, कभी क्वेश्चन आ सकता है कितनी कंट्रीज से पास होता है. सो इट पासेस थ्रू 13 कंट्रीज. 3 कॉन्टिनेंट से पास होता है एंड 3 वाटर बॉडीज से पास होता है. कौन से कॉन्टिनेंट हैं? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया. वाटर बॉडी कौन सी है? अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन. एक चीज़ मैं आपको शो करता हूँ, ये आपका इक्वेटर है, ध्यान देना. ये आपको आई होप ये पता होगा. दिस इज योर साउथ अमेरिका, दिस इज अफ्रीका, दिस इज पार्ट ऑफ एशिया. तो मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा. ये अटलांटिक ओशन है, इनके बीच में है. ये इंडियन ओशन है. एंड उसके बाद इधर से अगर मैं, ये अमेरिका है, यूएसए वगैरह यहीं पे है, तो दिस इज नॉर्थ अमेरिका. तो ये पैसिफिक ओशन है. तो एक सिंपल सा सवाल तो पहले तो यही बन जाता है, समझना ये सवाल का ओरिजिन क्यों है, कि भैया हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होता है, कौन कौन से ओशन से पास होता है. ये एक सिंपल सा सवाल बन जाता है. और अगर कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंट में कई सारी कंट्रीज होती हैं, तो कौन सी कंट्री से पास होता है. तो ये 2-3 टाइप के सवाल बन सकते हैं जिसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है. तो हमारा जो इक्वेटर है, मेरे को अगर वाटर बॉडी की बात करूं तो ये एक तरफ तो पैसिफिक ओशन से पास हो रहा है, अटलांटिक ओशन से पास हो रहा है, इंडियन ओशन से पास हो रहा है. पहली चीज, 3 वाटर बॉडीज. कंफ्यूजन है ही नहीं, क्यों कंफ्यूज करना, ज्योग्राफी इतना आसान है, सिंपल तरीके से समझना. तो एक चीज तो ये हो गई. दूसरी चीज, अगर मुझे पूछता है कौन कौन से कॉन्टिनेंट से, तो मुझे हल्का सा बस ये ध्यान रहना चाहिए कि मेरा जो इक्वेटर बाबा है ये इधर से चल रहा है, तो दिस इज क्रॉसिंग थ्रू दी साउथ अमेरिका, दिस इज क्रॉसिंग थ्रू दी अफ्रीका, एंड देन दिस इज क्रॉसिंग थ्रू दी एशिया. ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है. अब
साउथ अमेरिका में कुछ कंट्रीज होंगी, किसके थ्रू पास कर रहा है? अफ्रीका में कुछ कंट्रीज होंगी, किन के थ्रू पास हो रहा है? इंडोनेशिया में कुछ कंट्रीज होंगी, किन के थ्रू पास कर रहा है? ये हम अब देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लेना। लाइक साउथ अमेरिका में इट इज पासिंग थ्रू द इक्वेटर, कोलंबिया, ब्राजील। अफ्रीका में गैबॉन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केनिया, साउथ ओमी, प्रिंसिपी एंड सोमालिया। एशिया में मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरीबाती दैट इज इन ओशिनिया एंड वाटर बॉडीज तो मैंने आपको बता ही दी। ठीक है, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। टेक द स्क्रीनशॉट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे सीधे सीधे सवाल आ जाएंगे कि कौन कौन सी कंट्री से इक्वेटर पास हो रहा है या कॉन्टिनेंट से पास हो रहा है, तो ये गलती नहीं करनी है। दिस शुड बी ऑन योर टंग। आपके पास एक होमवर्क है यहाँ से, यू टेक आउट योर एटलस। एटलस अब रखना शुरू कर दूँ, क्योंकि जो प्लेसेस को समझने में दिक्कत होती है ना, वो नहीं होने वाली आगे। एटलस सामने रखो एंड देखो कौन कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ पे है। दिस इज द टाइम दैट यू स्टार्ट यूजिंग योर एटलस। ऑक्सफोर्ड की एटलस अच्छी है, देख सकते हो। ठीक है, देन कमिंग नेक्स्ट विच इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 17 कंट्रीज, 3 कॉन्टिनेंट एंड 6 वाटर बॉडीज। ठीक है, तो इसमें हमने 6 वाटर बॉडीज इसलिए डाल दिया क्योंकि ओशन के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स वगैरह भी हैं, बट अगर मैं सिर्फ ओशन की बात करूंगा तो फिर दैट इज इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। सिर्फ ओशंस की बात कर रहा हूँ अगर मैं तो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी। ये यहाँ से निकले भैया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपके लिए होमवर्क भी है कि आप अपना मैप लाइक जो बुक है वो खोलेंगे। ठीक है, अब आप इसमें ये चीज़ देखना, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कहाँ कहाँ से पास हो रहा है ये देख लो। 23.5 डिग्री पे था, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड यहाँ पे इंडियन ओशन का पार्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स वगैरह उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। ये आपको दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका, ये आपको क्या दिख रहा है? अफ्रीका, और ये आपको क्या दिख रहा है? एशिया। तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? दी नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया, जिससे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अगला सवाल ये बन जाएगा कि कौन सी कंट्रीज से पास होता है, तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे एंड ये देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका में बहामास दैट इज इन आर्किपेलागो एंड मैक्सिको। ठीक है, देन अफ्रीका की बात करें तो इट इज़ इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया। एशिया की मैं बात करूं तो दिस इज ताइवान, चाइना। ठीक है, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया। वाटर बॉडीज में उसके अलावा ये 3 इंपॉर्टेंट है जो ओशंस के अलावा, ताइवान स्ट्रेट, रेड सी एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेड सी से क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है? दैट इज यस, इट पासेस थ्रू इट। ठीक है, इसके बाद अगली चीज आ जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में भी बात कर लेते हैं। दिस पासेस थ्रू 10 कंट्रीज, 3 कॉन्टिनेंट्स एंड 3 वाटर बॉडीज। वापस डायग्राम पे चलते हैं। तो अगेन वी हैव समथिंग कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हियर। ठीक है, सो दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखना कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास हो रहा है, तो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन। तो चाहे इक्वेटर है, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों ही इन मेन 3 ओशंस के थ्रू पास हो रहा है। सो दिस इज पासिंग थ्रू साउथ अमेरिका, दिस इज पासिंग थ्रू अफ्रीका, दिस इज पासिंग थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ। अब एक चीज देखना, ये हमारा इक्वेटर था बीच में, तो एक सवाल तो ये भी आ जाता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके थ्रू सारे ही लाइंस पास होती है? दैट इज ओनली अफ्रीका। दैट इज द ओनली कॉन्टिनेंट फ्रॉम विच ऑल दी मतलब ऑल दीज 3 लाइंस पासेस थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो, चाहे इक्वेटर हो। दिस इज इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट सवाल है ये, यूपीएससी में कभी भी पूछ सकता है, बहुत सिंपल सवाल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देख लेते हैं देन। सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज पासिंग साउथ अमेरिका में कौन सी कंट्रीज हैं? अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइल, पैराग्वे, यहाँ से पास हो रहा है। अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दैट इसको
कॉन्टिनेंट कंट्री क्या ही बोलें, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, क्योंकि जनरली हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही बोलते हैं घुमा फिरा के। कमिंग नेक्स्ट टू द आर्कटिक सर्कल। नाउ आर्कटिक सर्कल इट क्रॉसेस थ्रू द 8 कंट्रीज। हियर इट इज द आर्कटिक सर्कल, ठीक है। तो 8 कंट्रीज हैं जिसके थ्रू ये पास हो रहा है, ये हमारा आर्कटिक सर्कल है। सो ये टॉपिक जो ये आर्कटिक सर्कल है ये 3 कॉन्टिनेंट से पास हो रहा है, विच इज नॉर्थ अमेरिका, हियर यू हैव यूरोप एंड हियर यू हैव द एशिया। कंट्रीज कौन कौन सी है? रसिया, कनाडा, यूएसए, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड, encompassing vast arctic lands and water in North America, Europe and Asia. Then we have this Antarctic Circle, ठीक है। So Antarctic Circle doesn't pass through any sovereign country because it circles the continent of Antarctica which has no permanent resident or recognized nation। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, अलग अलग कंट्रीज ने बोला भैया ये हमारा पोर्शन, ये हमारा पोर्शन, क्लेम करने की आदत गई नहीं है, ठीक है। दो सेवरल कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, चाइल्ड, फ्रांस, न्यूजीलैंड, यूके, अर्जेंटीना, नॉर्वे हियर हैव टेरिटोरियल क्लेम्स, ठीक है। फिर सॉवरेनिटी का पार्ट पढ़ाते हैं। वाइल द सर्कल इन क्रॉसिंग क्लेम टेरिटरीज द सदर्न ओशन एंड द अंटार्कटिका इटसेल्फ। तो इसमें तो क्वेश्चन ज़्यादा कुछ बनता नहीं है, लेकिन जो प्राइमरी क्वेश्चन बनता है वो बता दिए, ये देखे ये यहाँ पे है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो दिस इज वॉज अबाउट द लैटिट्यूड एंड थोड़ा सा हीट जोन जो हमने लाइक इस PDF में है। ये देखो ये मैंने आपको ऐसे बता ही दिया है, जस्ट आई एम जस्ट शोइंग यू। दिस इज लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, रिसीव डायरेक्ट सनलाइट। ये आपको सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। रिसीव मॉडरेट सनलाइट, फ्रिजिड जोन, इट इज फाउंड बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ, रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, कोल्डेस्ट रीजन मोस्टली कवर्ड विद द आइस एंड स्नो। अब इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, नाउ दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। क्या है ये सारी चीजें समझते हैं थोड़ा सा। अब मुझे कोई प्लेस अर्थ पे लोकेट करना है। इलाहाबाद जो इंडिया में है नियरली एट 25 डिग्री लैटिट्यूड, 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और हैदराबाद जो पाकिस्तान में है वो भी 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। तो मैं कैसे बोलूँगा भैया कि वो पाकिस्तान में वो इंडिया में है? तो मुझे तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन भी डिफाइन करनी पड़ेगी ना, अदरवाइज तो भाई ये सारे पोजीशन एक ही जगह पे। तो इस चीज़ के लिए वी नीड अनदर रेफरेंस दैट कैन गो फ्रॉम अ पर्टिकुलर लाइन नॉर्थ टू साउथ, और उसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब आते वापस वो ग्रिड वाला जो हमने एक डायग्राम बनाया था, ठीक है। तो हम जब इससे लाइक हमने एक लाइन एक यहाँ पे ले ली, अब इसमें से एक लाइन को हमें बोलना पड़ेगा दैट यू आर द प्राइम, क्योंकि सारे ही यहाँ पे जितने भी जो सर्कल्स हैं बेसिकली दे आर द सेम ही सर्कल्स, जो ये इमेजिनरी लाइंस हैं लॉन्गिट्यूड वाली, तो सबकी लेंथ बराबर है। तो वी हैव टू कंसिडर समबडी एज द प्राइम। वो आपने अगर ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी होगी तो देयर इज एन ऑप्टिमस प्राइम, वो राजा था, तो हमने किसी को राजा का खिताब देना था, हमने बोला कि भैया ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज देयर, वो है हमारा ऑप्टिमस प्राइम, दैट इज द प्राइम मेरिडियन। अब तुम में से कुछ बच्चे बोलेंगे भैया सर ये ऑप्टिमस प्राइम है, कहीं हम ऑप्टिमस प्राइम वर्ड यूज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, सिमिलर था बता दिया, ठीक है, समझने के लिए। सो हमने इसको दे दी एक अथॉरिटी कि तुम्हारे थ्रू जो पास करिए दैट इज अवर लाइन ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब इस लॉन्गिट्यूड से, जिसको मैंने बोल दिया कि तुम हो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको प्राइम मेरिडियन को हमने बोला 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब इससे मुझे ईस्ट बढ़ना है या फिर मुझे वेस्ट बढ़ना है। तो अगर मैं ईस्ट जाता हूं तो मैं हाफ सर्कल ही कंप्लीट करूंगा 180 डिग्री तक, और मैं इधर जाऊंगा तो मैं 180 डिग्री तक हाफ सर्कल ही कंप्लीट करूंगा। पूरा करने लगा तो फिर तो दिक्कत है, क्यों तो मैं ईस्ट वेस्ट डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। और इसी रीजन के चलते जब मैं यहां से यहां तक बढ़ता हूं तो आई स्टार्ट पुटिंग ईस्ट एंड वेस्ट। इसके ईस्ट में दैट इज द ईस्ट वाली डायरेक्शन, तो इसके जो पॉइंट्स इधर ईस्ट में आए तो मैंने बोला भैया तुम ईस्ट हो, और इसके जो
प्राइम मेरिडियन है, इसके जो इधर वाले पॉइंट है हमने बोला बेटा तुम वेस्ट हो। क्या मतलब है ईस्ट एंड वेस्ट का? और एक और बात, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इफ यू से दैट एट सम पॉइंट इज 180 डिग्री ईस्ट एंड अ सम पॉइंट is 180 degree west, so then in that case they both the points are one and the same, मतलब आपने हाफ स्फीयर कंप्लीट कर लिया है। सो मुझे किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो मैं बताऊंगा ये नॉर्थ में है, इतना डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, इतना डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है या वेस्ट लॉन्गिट्यूड है। अब आते हैं थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड को देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, रेंज इज 0 to 180 डिग्री ईस्ट एंड ये मेरिडियंस, दे आर दी सेमी सर्कल्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यहाँ पे दे आर दी कंप्लीट सर्कल, यहाँ पे ये सेमी सर्कल है। प्राइम मेरिडियन, दिस इज द इमेजिनरी लाइन ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दैट रन्स थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच इंग्लैंड, डिवाइडिंग द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस इज सर्विंग एज द रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग लॉन्गिट्यूड एंड सेटलिंग टाइम जोन्स। मतलब अब देखो ये बांट भी तो रहा है धरती को, ये हमारी धरती को जो मेरिडियन है ये बांट रहा है, ठीक है। और जब ये बांट रहा है तो इसके ईस्ट में जाएंगे तो हम बोलेंगे वी हैव द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये इस टाइप से है, तो जो ईस्ट में है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो वेस्ट में है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड सर्विंग एज द रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग लॉन्गिट्यूड एंड सेटलिंग टाइम जोन्स। दिस लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू, अभी अच्छा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप नोट कर लेना, इस पे सवाल कभी भी आ सकते हैं। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है दैट इज द प्राइम मेरिडियन, ये कौन सी कंट्रीज के थ्रू पास होता है? सो दिस पासेस थ्रू 8 कंट्रीज, यूके से पास होगा ही, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो एंड घाना, एक्सटेंडिंग फ्रॉम यूरोप डाउन थ्रू अफ्रीका टू अंटार्कटिका। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, तो 3 कॉन्टिनेंट्स के थ्रू पास होता है, इस पे कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। डिस्टेंस मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड डिक्रीजेस टुवर्ड्स पोल एंड कन्वर्जेस एट द पोल। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लॉन्गिट्यूड हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले फॉर द टाइम, ठीक है। सो दिस टॉपिक लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। पहले तो हम टाइम की बात कर लेते हैं। We know that rotation is the region behind day and night, पहली चीज। दूसरा फैक्ट एक इंपॉर्टेंट है मुझे जानना कि अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर्स। ये फैक्ट लिख लेना, वैसे तो पता ही है आपको। मतलब मैं कह रहा हूं कि अर्थ अपना एक रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस 24 घंटे में पूरा कर लेती है। मतलब ये कोई पॉइंट है अर्थ पे तो ये पूरा घूम जाएगा 24 घंटे के अंदर और 24 घंटे में वापस ही आ जाएगा। इसका होगा क्या, इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि जब ये हमारी धरती पूरी रोटेट कर गई तो कितने 24 घंटे में कितना रोटेशन हुआ? 360 डिग्री। हाउ मच टाइम? 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेशन हो रहा है 24 घंटे में। तो मैं क्या कह सकता हूं कि अर्थ कितना मूव कर रही है 1 घंटे में? तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो आई विल बी गेटिंग 15 डिग्री इज रोटेटेड पर आवर। तो 1 घंटे में जो हमारी धरती वो 15 डिग्री रोटेट कर जाती है। सिंपल। अब मैं इसमें और इसको थोड़ा सा बांटना चाहता हूं। तो मुझे एक चीज पता है दैट 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। इसका सीधा सा मतलब है 15 डिग्री अगर हमारी धरती 60 मिनट में रोटेट कर रही है तो 1 मिनट में हमारी धरती कितनी रोटेट करेगी? दैट इज 1 डिग्री रोटेट करेगी 4 मिनट में। सिंपल है, सिंपल है। डिवीजन करके देख लो यार, 60 मिनट बाई 15 4, तो 4 मिनट अर्थ रोटेट करेगी। 1 डिग्री रोटेट करने में हमारी धरती लेगी 4 मिनट। तो हर 4 मिनट पे धरती 1 डिग्री रोटेट कर जाती है क्योंकि उसको 24 घंटे में
360 डिग्री रोटेट करना है। सिंपल मैथमेटिक्स से, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस पे। फिर से समझना, धरती को पूरा रोटेट करना है 24 घंटे में, दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। एंड 24 घंटे में धरती 360 डिग्री अगर रोटेट कर रही है तो फिर एक घंटे में कितना रोटेट करेगी? मैं 360 डिग्री को 24 घंटे से डिवाइड कर दूंगा, तो 15 डिग्री रोटेट करेगी एक घंटे में, और एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो मतलब 15 डिग्री अर्थ रोटेट कर रही है कितने में? 60 मिनट्स में। तो इसका सीधा सा मतलब ये 1 डिग्री रोटेट करेगी 4 मिनट में। क्यों बता रहा हूं ये? क्योंकि कभी कभी सिंपल से सवाल आएंगे कि भैया तुम इतने लॉन्गिट्यूड पे हो, तुम्हारे यहां पे टाइम क्या हो रहा होगा अगर इस जगह पे ये टाइम हो रहा होगा। सिंपल मैथमेटिकल सवाल पहले भी आ रखे हैं, ऑल्दो 2013 से नहीं आए हैं, बट आ सकते हैं यार, पता होना चाहिए आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। सो ये एक फैक्ट है जो मुझे याद हो गया। अब इसके बाद एक और फैक्ट है जो मुझे पता होना चाहिए, उसके बाद हम आएंगे इस चीज पे। अब डायरेक्शन की थोड़ी सी बात करते हैं, इसके बाद हम इसमें कुछ फैक्ट्स और ऐड करते चले जाएंगे। तीसरा फैक्ट, मेरे को डायरेक्शन पता होना चाहिए कि दैट दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो मुझे पता है रोटेशन से नाइट एंड डे एंड नाइट होता है, अर्थ एक रोटेशन करता है 24 घंटे में, एंड ये नॉर्थ लाइक दिस इज वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। एक और फैक्ट मुझे यहां पे पता होना चाहिए कि अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, आज के बाद तुम्हें इंटरनेशनल डेट लाइन वगैरह पे कभी कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, वेस्ट टू ईस्ट। चीज़ें जब आप लॉजिकल वे में पढ़ते हैं ना तो कभी कंफ्यूजन नहीं होता है, जब चीज़ें इलॉजिकल वे में पढ़ते हैं इसीलिए कंफ्यूजन होता है। तो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब मेरे पास एक ग्लोब है तो अर्थ रोटेट कर रही है कैसे? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। मान लेते हैं कि सन उधर है, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग मैं सन एक बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करें। ये आया हमारा सन, ये आया हमारा सन, फिल कर देते हैं इसे, पीला बना देते हैं, बढ़िया सन है। और ये कहीं पे हमारा लेट्स से कि अर्थ है छोटू सा, ठीक है। तो अब ऐसे समझ रहे हैं, ठीक है। तो अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो एक बात बताओ यार, सन वहां पे, अर्थ ऐसे ऐसे ही रोटेट कर रहा है, तो सूरज की रोशनी जब इस पे पड़ेगी तो जो मेरा ग्रीनविच मीन टाइम है, या फिर आप मैं कह लूँ जो प्राइम मेरिडियन है जहाँ से ग्रीनविच मीन टाइम की हम बात करते हैं, जहाँ से टाइम एक्चुअली हम काउंट करते हैं, जो इसके ईस्ट में होगा वहाँ पे सन की किरणें पहले पड़ेंगी, और जो मेरे वेस्ट होगा उसके वहाँ पे सन की किरणें बाद में पड़ेंगी, क्योंकि अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो प्लेस होंगे, यहाँ पे सन की किरणें जब पहले पड़ रही हैं तो दैट यहाँ का जो टाइम होगा इट विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। अहेड का मतलब क्या कि अगर यहाँ पे ग्रीनविच मीन टाइम पे लेट्स से यहाँ पे बज रहे हैं 1 PM, तो जो चीज़ें अहेड होंगी वहाँ पे 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM समथिंग लाइक दैट, वो अहेड है। और जो मैं इससे बैक जाता हूँ, जब ग्रीनविच मीन टाइम के बैक आता हूँ, यानी कि यूएसए में की बात में चला जाऊँगा, तो मेरा जो टाइम है वो बैक चल रहा होगा। इसीलिए जब इंडिया में लगभग 12:30 बज रहे होते ना दोपहर के, तो वॉशिंगटन में वहां पे रात के 2 बज रहे होते हैं, क्योंकि वी आर अहेड ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ टाइम। सिंपल कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज वाई देयर इज द गैप। तो एक तो ये बेसिक चीज मुझे समझ में आ गई, ठीक है। तो द प्लेसेस विच आर टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, वहां पे दे आर अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, एंड द प्लेसेस विच आर बिहाइंड द प्राइम मेरिडियन दे आर नॉट अहेड, ठीक है, दे आर बैक ऑफ द टाइम। और इसी का रेफरेंस लेते हुए अलग अलग कंट्रीज ने अपना टाइम डिफाइन किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंडिया की बात कर लेते हैं। सो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, दैट इज 82.5 डिग्री अहेड ऑफ दिस प्राइम मेरिडियन। अब तुम बोलोगे 82 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ईस्ट ही क्यों? क्योंकि एक तो अपन का गुजरात है और इधर अरुणाचल प्रदेश है, इनके बीच का जाएंगे अगर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो इनके बीच लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स, दैट इज 1 घंटा 45 मिनट के आसपास का डिफरेंस है। तो हमने क्या बोला कि भैया
ये कंट्रीज़ को करना पड़ता है कि वो अपना ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट लेती हैं और जनरली उसके सेंटर वाला जो बोलते हैं कि हम अपना सारा टाइम इसके अकॉर्डिंग अपनी क्लॉक मेजर करेंगे। नहीं तो पता चला कि तुम इधर से इधर आ रहे हो, तुम बोलोगे आई हैव गेन द टाइम और आई हैव लॉस द टाइम। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बीच से एक ले लिया और बोला दिस इज अवर स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन लॉन्गिट्यूड को हमने बोला दिस इज अवर स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कि मिर्जापुर से पास होता है, जो कि 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट पे है। एंड वी से दैट हम जो भी टाइम मेजर करेंगे इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब 82 डिग्री हाफ डिग्री हम ईस्ट में है, तो हम प्राइम मेरिडियन पे कितना आगे रहेंगे, तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी अभी, फॉर 1 डिग्री इट इज़ 4 मिनट। ठीक है, तो फिर कितने मिनट हम आगे हैं उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। 82.5 डिग्री इंटू 4 मिनट, और हम इसे डिवाइड करेंगे बाई 60। अगर हम 60 डिवाइड करेंगे तो हमें आवर्स आ जाएगा, तो दैट इज़ 5 आवर 30 मिनट्स आएगा। तो हम 5 डिग्री 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे हैं फ्रॉम द ग्रीनविच मीन टाइम। अब इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे 12 नून हो रहा होगा तो हमारे यहाँ पे 5:30 हो रहा होगा, और यहाँ पे तो मॉर्निंग होगी, इधर यहाँ पे मॉर्निंग चल रही होगी। सिंपल है। ठीक है, तो ये टाइम का कॉन्सेप्ट है। तो कभी कभी बोल देगा कि भैया यहाँ का टाइम ये है और यहाँ का टाइम क्या होगा, तो हम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से देयर इज दिस प्लेस विच हैज़, सिंपल सा कैलकुलेशन एक आपको मैं करके दिखा देता हूँ। दिस इज द प्लेस विच हैज़ 25 डिग्री वेस्ट में है एंड यहाँ पे 6 बज रहा है, और कोई प्लेस ऐसा है जो 10 डिग्री ईस्ट में है, तो यहाँ पे टाइम क्या हो रहा होगा। एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं, तो पहले तो मैं इनके डिफरेंस कैलकुलेट कर लूँगा। डिफरेंस में से माइनस मत करना, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, तो ये दोनों बेसिकली ऐड हो जाएगा। तो 25 + 10 35 डिग्री। ठीक है, 35 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 4 मिनट, तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 13 14 140 मिनट आगे यहाँ पे होगा। यानी कि अगर यहाँ पे इफ इट इज 6 PM तो 8:20 हो रहे होंगे इस जगह पे। सिंपल, इस तरह से डिफरेंस कैलकुलेट करके हम इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। अब लॉन्गिट्यूड में एक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, आई होप अब इसके बाद कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर होगा तो यार कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। सो इंटरनेशनल डेट लाइन, so international date line is a imaginary line mostly following 180 degree longitude, so it is mostly following, it is not the same, क्योंकि वहाँ पे जब हम लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे होंगे दिस विल बी पासिंग थ्रू द बाउंड्रीज, बट सॉवरेन कंट्रीज के अपने अपने टाइम अलग होते हैं, तो उन्होंने इंटरनेशनल डेट लाइन में टाइम डिवाइड करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जहाँ पे ज़रूरत है सॉवरेनिटी वाली बात है वहाँ पे उसे जिगजैग कर दिया। तो 2-3 जगह पे ये जिगजैग करती है। In the middle of the Pacific Ocean, running from pole to pole, 2 separate calendar days, deviating around land masses like in between Russia and Alaska, at Aleutian Islands, Kiribati and Samoa, and nearby island to keep countries on the same day with westward travel. Adding a day, मतलब अगर आप westward जा रहे हो तो आप एक दिन ऐड कर रहे हो, और आप ईस्टवर्ड जा रहे हो तो आप एक दिन माइनस कर रहे हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये हमने ये वाला कर लिया, हीट जोन भी हमने कर लिया है, मोशंस ऑफ द अर्थ अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, समझते हैं। तो वी नो दैट वी हैव अ सन, इस सन के अराउंड जो हमारी धरती है ये रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है। तो वी हैव अ सन, दिस इज अवर अर्थ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सन, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो ये जो पूरा मूवमेंट इसके अराउंड कर रही है, तो वी से दैट दिस इज रिवॉल्यूशन। ठीक है, चीजें इजी बनाने के लिए मैंने इसके अराउंड बनाया, बट कायदे से तो ये वैसे होना चाहिए, इफ यू आस्क मी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो लाइक दिस ये ऐसे मूव कर रही है, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग हम इसे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। नाउ रिवॉल्व करने के अलावा अर्थ की एक एक्सिस है जिसके अराउंड ये रोटेट भी कर रही है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन दैट अर्थ हैज, वन इज द रिवॉल्यूशन,
जिसमें अर्थ पूरी धरती की परिक्रमा कर लेती है, बट एट द सेम टाइम देन देयर इज द रोटेशन, जिसमें धरती अपनी एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करती है। नाउ अब होता क्या है कि जब ये धरती जो सन के अराउंड रोटेट कर रही, तो इसका जो ऑर्बिटल प्लेन है, ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक दिस। ऑर्बिटल जो प्लेन है इस पे ये टिल्टेड है, कितना, इसके अलोंग ये टिल्टेड है 66.5 डिग्री। और इसी चीज को हम कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। और इसको मैं पोल से मेजर करता हूं तो दिस वैल्यू बिकम्स 23.5 डिग्री। तो ये जो वैल्यूज का डिफरेंस है वो यही मिलता है कि अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन के अराउंड जो अर्थ का जो एंगल है वो 66.5 डिग्री है, और पोल के अलोंग जब मैं उसे हाफ माइनस करता हूँ 90 डिग्री से, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 23.5 डिग्री। ठीक है, तो ये पहले तो हम समझ लेते हैं। अब अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रही है, ठीक है, तो अब एक चीज देखना यार, ये जो बीच वाला पोर्शन है अर्थ का, ये तो बड़ा सर्कल है ना, और ये अगर यहां से मैं देखूं तो ये तो छोटा सर्कल है, ये छोटू है, और ये अपना सूरज है, वी हैव अ सन ओवर हियर। तो ऐसे केस में ये जो पॉइंट है, रोटेशन का मतलब ये कि ये पॉइंट पूरी तरह से एक बार रोटेट करके ऐसे आ गया, तो 24 घंटे इसको भी लगे, 24 घंटे इसको भी लगे, और यहां पे जो पॉइंट होगा उसको भी 24 घंटे लग रहे होंगे। एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि इक्वेटर पे वाला ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है इन 24 आवर्स इन कंपेरिजन टू ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड दी सदर्न लैटिट्यूड, एंड जैसे जैसे इधर जा रहे हैं ये डिस्टेंस कम कवर कर रहा है, क्योंकि ये सर्कल की लेंथ छोटी होती चली जा रही है, अल्टीमेटली इट बिकम्स 0। सो यहां पे जो रोटेशन की स्पीड है किसी पॉइंट की, वो इक्वेटर पे मैक्सिमम है, और यहां पे तो ये 0 ही है। So it is decreasing in terms of speed over here. अब इस चीज को थोड़ा सा और समझते हैं। Let's say we have a sun over here. So this is the sun. ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना तुम, अर्थ जब सन के अराउंड रोटेट कर रहा है इस तरह से, ऐसे 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 से रोटेट कर रहा है, सन इज रोटेटिंग अराउंड द अर्थ। तो एट अ पॉइंट किसी भी टाइम पे अर्थ का एक हिस्सा, क्योंकि रोशनी इधर लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, तो किसी भी टाइम पे 1/2 ऑफ इट नियरली इज लिट। तो जो पोर्शन लिट कर रहा है वो वहां पे होगा डे, और कोई भी पॉइंट अर्थ के अराउंड रोटेट करते करते पहले बार जा रहा है, एंड फिर ये वापस पलट के, लेट्स से ये अफ्रीका का ये पार्ट है, तो व्हाट इट इज डूइंग, ये रोटेट करते 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 ये अफ्रीका का पार्ट सन के सामने गया, पूरी रोशनी आई, फिर बैक गया, बैक गया, बैक गया, बैक गया, बैक गया, और फिर वापस यहाँ पे आया। अब इस टाइम पे जब अफ्रीका इधर है तो यहाँ सन की रोशनी नहीं पड़ी, तो यहाँ पे हो गई नाइट, इट इज़ अ नाइट ओवर हियर। और फिर जब ये से वापस निकल के आया तो अगेन दिस बिकम्स द डे ओवर हियर। और इसीलिए हम कहते हैं कि रोटेशन कॉज द डे एंड नाइट, इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिवोल्यूशन डज नॉट हैव एनी रोल फॉर डे एंड नाइट, रोटेशन हैज दिस रोल फॉर डे एंड नाइट। क्वेश्चन बन सकता है, लॉजिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, गलती बिल्कुल ना करें। रोटेशन के चलते वी हैव सी द डे एंड नाइट। अब एक चीज और, हम कहते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो हमें लगता है कि सन एक्चुअली मूव कर रहा है, बट इट इज नॉट द सन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, इट इज द अर्थ विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एंड सन तो अपनी जगह पे है ऑलरेडी। तो ऐसे चीज में आप, क्योंकि ये ऐसा हो इसलिए रहा है बिकॉज अर्थ इज एक्चुअली रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस चीज को आप ऐसे समझ ले सकते हो, कभी कभी आप जैसे जब कभी कभी क्या ट्रेन में बैठे ही होगे यार, तो तुम ट्रेन में बैठे हो, तुम जा रहे हो, तो तुम्हें कई बार दिखता है कि भाई प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है एंड पेड़ पीछे जा रहा है, एंड एंड ये चीज होती है, होगी आपके साथ। लेकिन जस्ट थिंक ऑन दैट, क्या पेड़ वाकई में पीछे जा रहा है, या फिर आप मूव कर रहे हो, आप मूव कर रहे होते हो ना, लेकिन आपको चीजें पीछे जाते हुए दिखाई देती हैं। इसी तरीके से अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज फ्रॉम दिस टू दिस, इसीलिए आपको सन अपीयर होता है दैट इट इज राइजिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। अब ये यहां पे इसलिए
सन पहले होगा, अब देखो वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, ये वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, तो सन यहाँ पे पहले आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, सन यहाँ पे पहले आया और ये यहाँ पे आया बाद में, तो सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट बिकॉज द अर्थ इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो इसमें आगे से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो अब हम वापस जाते हैं अपने पीडीएफ पे। अब रोटेशन के कुछ इफेक्ट्स होते हैं, देखो मैंने ये आप तो आपको बता ही दिया है। अब रोटेशन के कुछ इफेक्ट होते हैं, यही चीज़ मैंने आपको बता रहा था, ठीक है। सो इट इज़ द फास्टेस्ट एट द इक्वेटर, जीरो एट द पोल्स, इफेक्ट डे एंड नाइट, अल्टरनेट इल्यूमिनेशन ऑफ अर्थ। एंड नाउ द कोरियोलिस फोर्स। रोटेशन का इफेक्ट कोरियोलिस फोर्स पे भी पड़ता है। व्हाट इज द कोरियोलिस फोर्स, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। कोरियोलिस फोर्स एक एपरेंट फोर्स है। अगर मैं एपरेंट बोल रहा हूँ देन इट इज नॉट द रियल फोर्स, दिस इज द सीडो फोर्स। और उस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा हम एक मैरी गो राउंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से यू हैव अ सर्कल ओवर हियर, और बचपन में आपने खेल खेला ही होगा मैरी गो राउंड, जिसके बीच में एक्सिस होती है, और इस मैरी गो राउंड में कोई बच्चा यहां खड़ा होता है, कोई बच्चा यहां खड़ा होता है, कोई बिल्कुल कोने में खड़ा होता है, राइट। ये मैंने मैरी गो राउंड का एग्जांपल लिया है। वो देखा है ना जो घुमाते रहते हैं भाई, बड़ा मजा आता है बच्चे, कोई बच्चा किनारे होता है तो एकदम फिक जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसका फिनोमिना समझ लेते हैं, फिर आएंगे कोरियोलिस फोर्स पे। अब एक चीज़ देखना कि ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसे हमारी धरती घूम रही है ना, ऐसे इनकी भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। अब एक चीज़ सोच के देखना, इतने टाइम में लेट्स से कि इसको रोटेट करने में 30 सेकंड लग रहा है। इस 30 सेकंड में जो बच्चा यहाँ पे होगा, एक बच्चा ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, दो हाथ भी बना देते हैं इसके। 30 सेकंड में ये बच्चा यहाँ से रोटेट होके यहाँ पे आ जाता है। लेकिन जो अंदर का बच्चा है जो यहाँ खड़ा होगा, 30 सेकंड में ये बच्चा रोटेट होके यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। और फिर जो बच्चा यहाँ खड़ा होगा, 30 सेकंड में ये बच्चा यहाँ से यहाँ पे खड़ा होके आ रहा है। तो एक चीज़ तो मुझे साफ साफ दिख रही है कि जो डिस्टेंस है 30 सेकंड में, ये बच्चा ज़्यादा कवर कर रहा है, ये बच्चा उससे कम कवर कर रहा है, ये बच्चा उससे कम कवर कर रहा है। इसीलिए इसकी वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी और यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम होगी, ठीक है। इस वेलोसिटी डिफरेंस के चलते ही लगता है कोरियोलिस फोर्स, लेकिन लगता कैसे वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब एक चीज़ समझना, अब लेट्स से कि यहाँ पे एक बच्चा है, इसने इस बच्चे की तरफ एक बॉल फेंकी, ठीक है। अब होगा क्या, जब ये इसकी तरफ बॉल फेंकता है तो इस कायदे से तो इस बॉल को सीधे जाना चाहिए था, इट शुड हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम हियर टू हियर। लेकिन इस वेलोसिटी के अलावा इस बॉल में एक ये वाली वेलोसिटी भी तो होगी जिसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी मूव तो कर रहा है ना साथ में, ठीक है। तो आपको पता है कोने पे चीज होती है तो वो टेंजेंशियली मूव करते हैं, तो ये टेंजेंट की तरह इधर से मूव कर रहा होगा, तो ये बॉल कर्व कर जाएगी, अपीयर होगी कि इसे कर्व कर रही है, तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगी वो एक कर्व्ड वेलोसिटी होगी। और इसी चीज़ के चलते जो हमारी जो अर्थ है, इस पे जो आपकी ओशन करंट्स हैं, विंड्स हैं, ये हमें अपीयर होते हैं कि ये डिफ्लेक्ट कर रही हैं। डिफ्लेक्ट कैसे कर रही हैं? डिफ्लेक्ट कर रही हैं राइट in the northern hemisphere and left in the southern hemisphere. So ये तो था मेरी गो राउंड। अब थोड़ा सा इसको पलट देते हैं। अब सपोज करो कि भाई आपकी धरती के लिए ये पोल है और ये इक्वेटर है। क्यों मैं ऐसा सपोज कर रहा हूँ, ये भी इसका रीजन भी आपको देता हूँ। जो आपकी धरती है, इफ़ यू लुक एट योर प्लान है, ये जो आपकी धरती है, ठीक है, ये पोल है ना और ये इक्वेटर है, तो डिस्टेंस ट्रैवल सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है सेम टाइम में, यहाँ पे तो हो नहीं रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली आई हैव एज्यूम्ड दैट दिस इज इक्वेटर, दिस इज पोल। अब यहाँ पे है लो प्रेशर, यहाँ पे है हाई प्रेशर। अब जब कोई विंड वगैरह ट्रैवल यहाँ से यहाँ पे करना चाहती है
तो ऐसे केस में जब उधर जा रही है तो इट इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट. डिफ्लेक्ट का डायरेक्शन क्या था? राइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर. So this is the thing, Coriolis force deflects wind and ocean currents clockwise in the northern hemisphere and counterclockwise in the southern hemisphere. तो इसमें एक टर्म है एक्सियल टिल्ट, पहले तो इसे समझ लीजिए. तो अर्थ हमारी एकदम स्ट्रेट ऐसे खड़ी भी नहीं है, इट इज अपीयर टू बी टिल्टेड, सिंपल. तो अर्थ जब स्पिन कर रही है अपनी एक्सिस के अराउंड, सो इट इज टिल्टेड टू 23.5 डिग्री, नॉट स्ट्रेट अप डाउन बट टिल्टेड टू हाफ डिग्री, एंड दिस इज रोटेटिंग. So this tilting actually causes the season. This is responsible for the seasons. Now the next question comes कि tilting से season का क्या लेना देना है, कैसे कॉज करता है, ये मैं आपको अब बताता हूँ. एक डायग्राम देख लेते हैं. ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, वहाँ से उठाया हुआ है. अब एक चीज़ समझना, ये हमारा सन है, इस टिल्टिंग के अलॉन्ग ये इस पर झुकाव है अर्थ का, और ये टिल्टिंग ऐसे ही होते हुए यहाँ पे ऐसे हो गई, बीच में अपना रोटेट होगा, जो कर रहा हो तो कर रहा है, थोड़ी देर के लिए हम रोटेशन को भूल जाते हैं. तो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, तो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, टिल्टिंग ऐसी थी ऐसी थी. इसके चलते क्या हो रहा है, एक साल में इस रिवॉल्यूशन के चलते धरती अपनी पोजीशन ऐसे लेते 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 वापस जाती है, मतलब ये वापस ऐसे गई, फिर एक साल के अंदर, ये पूरी एक साल की साइकिल है. दिस इज कंप्लीट 1 ईयर साइकिल, 1 ईयर साइकिल. तो एक साल के अंदर धरती सन के अराउंड पूरा रिवॉल्व कर जा रही है, टिल्टिंग लेकिन ऐसे मेंटेन रखी है. तो उसके चलते जब जून के आसपास का टाइम होता है, तो फिर जब नदर्न हेमिस्फीयर ज्यादा टिल्टेड है इधर की तरफ, तो सनलाइट इसको ज्यादा मिलेगी, और इधर सनलाइट इसको ज्यादा नहीं मिलेगी सदर्न हेमिस्फीयर को. तो यहां पे days will be longer and night will be shorter. जून के आसपास यही होता है ना. और हम क्या फिर बोलेंगे कि भैया दिस इज द टाइम ऑफ समर, क्योंकि गर्मी का टाइम आ गया है, क्योंकि हमें सनलाइट ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा लंबे समय के लिए मिल रही है, दिन लंबे रात छोटी. जस्ट अपोजिट होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, जहाँ पे विंटर हो जाती है इसी टाइम पे. क्यों? क्योंकि इधर नदर्न हेमिस्फीयर दिस इज टिल्टेड, तो ये ऑब्वियस सी बात है दिस इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सनलाइट. तो यहां पे डेज जो होंगे वो शॉर्टर हो जाएंगे और रात लंबी हो जाएगी. तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे चूंकि सनलाइट नहीं पड़ रही, इतनी हीट नहीं मिल रही, सो वी हैव द विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर. उल्टा हो जाएगा जब अर्थ 6 महीने बीतेंगे, अर्थ की टिल्टिंग ऐसी ही यहां पे आ गया. अब जो सदर्न हेमिस्फीयर है दिस इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सनलाइट, तो सदर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे हो गए. नाउ हियर डेज विल बी लॉन्गर एंड नाइट विल बी शॉर्टर. तो हम क्या बोलेंगे, दैट देयर इज द समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, एंड नदर्न हेमिस्फीयर के केस में इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज डेज विल बी शॉर्टर, क्योंकि सन की रोशनी मिल नहीं रही ढंग से, नाइट विल बी लॉन्गर. तो यहां पे विंटर है, यहां पे ठंडक आ गई. ठीक है, जैसे अभी ठंड का टाइम चल रहा है, ठीक है, बिकॉज दिस इज जनवरी. एंड इस रिवॉल्यूशन के दौरान जब ये विंटर हो गया यहाँ पे, फिर बढ़ता है, फिर स्प्रिंग आ जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम आता है, उसके बाद फिर इधर आ जाता है, फिर ये ऐसे मूव करके आ जाता है. बट फॉर द टाइमिंग हम इसको यहाँ तक समझ लेते हैं. हम आएंगे इस डायग्राम पे एक बार और आएंगे वैसे तो, ठीक है. सो एक चीज मेरे को समझ में आ रही है, दैट रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ प्लस एक्सियल टिल्ट इज कॉजिंग द सीजन. रोटेशन के रोल की हम बात नहीं करते हैं यहाँ पे. जब सीजन की बात करते हैं तो हम रिवॉल्यूशन की बात इसलिए करते हैं. सो दिस वेरीज बिटवीन 22.5 डिग्री से 24.5 डिग्री ओवर 41,000 ईयर्स. तो ये टिल्ट थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे होता रहता है, और जो चेंजेस है वो बहुत मिनिमल हैं, हमें तो पता चलता ही नहीं है. ठीक है. देन वी हैव अनदर टर्म दैट इज द एक्सियल प्रिसीजन. सो एक्सियल प्रिसीजन क्या करता है, देखो हमारा जो अर्थ है ना लट्टू की तरह से घूम रहा है. तो आपको पता है ना लट्टू गिरने से पहले ऐसे ऐसे होने लगता है. ठीक है. तो अर्थ भी का भी जो लट्टू है वो थोड़ा थोड़ा ऐसे हो रहा है,
अब ये गिरेगा नहीं, कहीं कहाँ ही गिरेगा, बट प्रिसीजन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो लट्टू का गिरने से पहले जो हल्का हल्का ऐसे होता है, वोबलिंग कहते हैं इसे। तो दिस इज द स्लो वोबलिंग ऑफ द अर्थ एक्सिस लाइक ए टॉप विथ अ कंप्लीट साइकिल इन 26,000 ईयर्स। ठीक है, तो इसका बेसिक मतलब ये होता है कि अभी ये जैसे हमारा जो टिल्ट है ना, मतलब जो हमारा ये एक्सिस है वो नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है, एक टाइम के बाद वो एक स्टार है दैट इज द वेगा स्टार, उसकी तरफ पॉइंट करेगा। तो आगे जाने वाले टाइम पे हमारे पास एक जो दूसरा स्टार होगा जिसकी तरफ हमारा एक्सिस पॉइंट आउट करेगा, दैट विल बी द वेगा स्टार। ठीक है, बेसिकली दिस इज द स्लो वोबलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, तो इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं। देन यू हैव दिस चैंडलर वोबल। सो व्हाट इज चैंडलर वोबल? अर्थ देखो अपनी एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रहा है, तो उसमें थोड़ी मोटी छोटी मोटी जो वोबलिंग होती है दैट इज द चैंडलर वोबल, दैट इज द स्मॉल शिफ्ट इन द अर्थ एक्सिस। तो इट्स अ काइंड ऑफ टीनी शेक, थोड़ा सा हल्का सा क्या कहते हैं वोबल कर गया, तो दैट इज द चैंडलर वोबल। ये और ये थोड़ा सा अलग है। अर्थ एक स्मॉल वोबल इन 433 डेज में कंप्लीट करता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट सॉलिड बॉल। और ऐसा होता भी इसलिए है क्योंकि जैसे हमारे लाइक जो अर्थ का मास है तो वो थोड़ा थोड़ा शिफ्टिंग होती रहती है, बिकॉज वी हैव द मूविंग ओशन, वी हैव द शिफ्टिंग एयर मास, अर्थक्वेक्स एटसेट्रा। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है। कमिंग नेक्स्ट, द मैग्नेटिक एक्सिस एंड द पोल रिवर्सल। व्हाट इज द मैग्नेटिक एक्सिस, थोड़ा सा देख लेते हैं। नाउ दिस, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड वी हैव द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक पोल। तो हमारी जो धरती है इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट टू। ठीक है, तो नॉर्दर्न में दिस इज द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक पोल, दिस इज द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, दिस इज द साउथ मैग्नेटिक पोल, सिंपल है। एंड दिस इज टिल्टेड अबाउट 11 डिग्री। एंड देन दिस मैग्नेटिक ड्रिफ्ट। नाउ व्हाट इज दिस मैग्नेटिक ड्रिफ्ट? जो हमारी अर्थ है इट हैज अ कोर, आउटर कोर में वी हैव द मूविंग मोल्टेन आयरन, दिस कॉजेज द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये मूव कर रहा है तो इसके साथ साथ नॉर्थ एंड साउथ पोल को भी मूव करना पड़ेगा। सो इट मीन्स 100 साल पहले जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो डायरेक्शन थी वो बिल्कुल सेम नहीं थी, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ होगा। तो दैट इज द मैग्नेटिक ड्रिफ्ट, पोल्स स्लोली शिफ्ट ड्यू टू द कोर मूवमेंट। देन व्हाट इज द मैग्नेटिक रिवर्सल? तो अब मूव हो रहा है तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब नॉर्थ पोल विल बिकम द साउथ पोल एंड द साउथ पोल विल बिकम द नॉर्थ पोल। So this north and south pole magnetic poles, they will swap places over geological time, और this has been done many times in the past. तो आज का जो नॉर्थ पोल है भविष्य का वो नॉर्थ पोल जरूरी नहीं है कि वो रहेगा। This takes thousands of years, तो before you will be actually understanding it आप जा चुके होंगे। So this is about the magnetic axis and the pole reversal। ठीक है, then coming next is the revolution of the earth। नाउ इन द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, सबसे पहली चीज़ जो हमारी धरती है वो 365 दिन लेती है, 365 दिन 6 घंटे सन के अराउंड पूरी तरह से रिवॉल्व करने के लिए, 365 डेज। सो रिवोल्यूशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट इन 365 डेज। यहाँ पे डेज ऐड कर लेना, 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो अब हम ये तो बोलेंगे नहीं कि एक साल में हमारे 365 डेज एंड 6 आवर्स होता है, तो हम बोलते 365 दिन है और ये 6-6 घंटे हम ऐड करते चले जाते हैं। तो हर 4th ईयर पे, एवरी 4th ईयर व्हाट वी डू, वी से दैट वी हैव 366 डेज। एक दिन हम ऐड कर देते हैं और बाकी दिन हम बोलते हैं वी हैव द 365 डेज, 365 डेज, 365 डेज। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं दैट्स यस वी हैव अ लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होता है, जो आपकी फरवरी होती है जो नॉर्मली 28 डेज की होती है, दिस बिकम्स ऑफ द 29 डेज। सिंपल। ठीक है, तो ये तो था इसका थोड़ा सा बेसिक्स। ठीक है, उसके अलावा फिर देन कमिंग नेक्स्ट टू द सोल्स्टाइस। व्हाट इज सोल्स्टाइस? सोल्स्टाइस इज द डे on which sun is highest or lowest in the sky. So we have the longest or the shortest day. So accordingly we have the summer solstice, we have the winter solstice. Longest day, shortest day. ठीक है, so summer solstice में क्या होता है, that comes on 21 June. We have the Arctic circle जो है वहाँ पे 24 घंटे लाइट रहती है। एक डायग्राम आप याद करना जिस पे हम आए थे। समर सॉल्स्टाइस,
21 जून की बात कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि हम बोल रहे हैं भैया यहाँ पे 24 आवर का डे होता है। मैंने बोला था टिल्ट है, लेकिन ये तो पूरे टाइम ही टिल्ट ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा ना। तो ये 24 घंटे यहाँ पे भी घूमेगा भी तो वो वहीं रहेगा। तो सन की लाइट लगातार पड़ रही है, तो वी हैव द 24 आवर्स डे टाइम इन नदर्न पोल, एंड यहाँ पे 24 घंटे की रात होती है, 24 आवर्स नाइट। ठीक है, सो दिस इज द समर सोल्स्टिस। सेम वे 22 दिसंबर को साउथ पोल पे वी हैव द 24 आवर डे, एंड हियर सिंस ये अवे है एंड अर्थ मूव भी कर जाएगा, सर ये पॉइंट तो एक बार डे एंड नाइट हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो एक टाइम के बाद ये पॉइंट तो इधर आ ही नहीं रहा है, तो दिस इज 24 आवर नाइट ओवर हियर। सो दिस इज द विंटर सोल्स्टिस। ठीक है, तो ये चीज है। सो आते हैं वापस से उसी पे। ठीक है, देन वी हैव दिस इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स हैपेंस ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। जब इक्विनॉक्स का क्या मतलब होता है, वी हैव द इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। जब 12 दिन घंटे के लाइक वी हैव द 24 आवर्स डे एंड 24 आवर्स नाइट। ठीक है, तो डेट भी यार कई बार पूछ लेता है, तो याद कर लेना। ठीक है, आई होप अब तक समझ में आ गया होगा। समर सोल्स्टिस इज ऑन 21 जून, विंटर सोल्स्टिस इज ऑन 22 दिसंबर, इक्विनॉक्स जब वी हैव द इक्वल डे एंड नाइट दैट इज 12 आवर्स, एंड यहाँ पे भी इक्वल डे एंड नाइट दैट इज 12 आवर्स। तो वी हैव द ऑटम 23 सितंबर के आसपास, वी हैव द ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, स्प्रिंग इन द सदर्न हेमिस्फीयर, एंड 21 मार्च के आसपास वी हैव द स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ डे लंबे होते हैं, व्हेन डेज आर लॉन्गर, ये जो टर्म है डेज आर लॉन्गर, इट मीन्स चूंकि 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो डे की जो लेंथ है दैट इज ग्रेटर देन दी 12 आवर्स। दैट इज द लॉजिकल। ठीक है, तो ये चीज है। आई होप इस पे अब कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन। So revolution and axial tilt cumulatively explains why there is difference in the length of day and night and why seasons are caused. This I have already explained. Equinox suns directly over equator, equal day and equal night. It happens twice a year. Coming next, perihelion and aphelion. What are these terms? तो देखो आप यहाँ पे एक चीज समझ लो कि पहली बात कि सन जो अर्थ है, जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट सर्कल। सो दिस इज इलेप्टिकल, अंडे जैसा शेप है, अंडे जैसा शेप है इसके ऑर्बिट का। तो जब अंडे जैसा शेप है तो कभी सन इसके पास हो, कभी अर्थ सन के पास होगा, कभी अर्थ सन से दूर होगा। सो जब इसके ये पास होगा, वी से दैट इट इज द टाइम फॉर द पेरिहीलियन, और जब इससे ये दूर होगा, दिस इज द टाइम फॉर द एपीहीलियन। एक चीज और, सन अर्थ सन से पास है या दूर है, इसका समर और विंटर से लेना देना मत करने लगना, ये गलती कर दोगे आप। क्योंकि जब पेरिहीलियन होता है, जब अर्थ सन से क्लोजेस्ट होता है, दैट इज द 3 जनवरी, यहां पे ठंड होती है भैया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो उस चीज को उससे लिंकअप मत करने लगना। सिंपल सी चीज समझ लेना कि पेरिहीलियन इज द टाइम पीरियड व्हेन अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, एंड एपीहीलियन इज द position when earth is farthest from the sun, that is on the 4th July। ये डेट याद कर लेना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? सो दिस इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। सो दिस इज कॉज्ड बाय, लाइक सीजन्स आर कॉज्ड बाय अर्थ 23.5 डिग्री टिल्ट, मोस्ट नॉट डिस्टेंस। अच्छा, एक चीज और देखो, सो सीजन्स आर कॉज्ड बाय द अर्थ एक्सियल टिल्ट एंड नॉट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस वाइज हम इसको नहीं सोचेंगे। सो season does not depend upon the distance, because seasons are caused by what? It is depending upon the axial tilt and the revolution, not by, it is not depending upon the distance। distance का ये एक्चुअली वैसे तो बहुत ज़्यादा है, बट हम ये अगर ओवरऑल जो दूरी है उसके कंपैरिजन में देखें तो देयर इज द माइन्यूट डिफरेंस। ठीक है, सो टेम्परेचर पे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज़
Milankovitch cycle. So Milankovitch cycle are slow natural changes in how the earth moves and tilts in space. These changes happen over thousands of years. ठीक है. So जो धरती है जिस तरह से मूव कर रही हो, जैसे टिल्टेड है स्पेस में, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बट दीज चेंजेस आर टेकिंग प्लेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर. अब क्या क्या चेंज हो रहा है? सो दीज आर द चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस. Eccentricity, obliquity and orbital precision. So these affect how much sunlight. अभी ये important क्यों है? Because this affect how much sunlight Earth gets, which slowly change the Earth's climate. ये Earth के climate को affect करता है. So what is this eccentricity? That there is the change in the shape of the Earth's orbit. तो मतलब ये है कि basically कभी जो Earth का orbit है वो कभी ज़्यादा oval होगा, कभी ज़्यादा circular होगा. तो इसके चलते ये vary करेगा कि अर्थ को सन से कितनी सनलाइट मिल रही है, तो इससे क्लाइमेट में चेंजेज आएंगे. बट दिस इज गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. बस एक कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें पता होना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द अर्थ क्लाइमेटिक चेंजेस. सो देयर इज द चेंज इन द शेप ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट, इसेंट्रिसिटी, बस इतना याद कर लो. ठीक है. ऑब्लिक्विटी. ऑब्लिक्विटी मतलब जो हमारा एक्सियल टिल्ट था जो 23.5 डिग्री था, ये देयर इज द चेंज इन द सीजनल इंटेंसिटी. सो भाई जब ज़्यादा तुम टिल्ट करोगे, जब तुम ज़्यादा टिल्ट कर जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा? व्हेन यू विल बी मोर टिल्टेड दे विल बी जो आपको ज़्यादा सनलाइट मिलेगी या फिर बिल्कुल नहीं मिलेगी. सो दे विल बी एक्सट्रीम चेंजेस इन टर्म्स ऑफ. सो जब तुम ज़्यादा टिल्ट करोगे, सो यू विल बी हैविंग दी एक्सट्रीम क्लाइमेट्स सच एज हॉटर समर्स एंड दी कोल्डर विंटर्स. और कम टिल्ट करोगे तो फिर माइल्डर समर एंड द माइल्डर विंटर. यही फर्क पड़ जाएगा. टिल्ट का यही रोल है कि सनलाइट कितनी मिल रही है. ठीक है. देन वी हैव दिस ऑर्बिटल प्रिसीजन, दैट इज द चेंजिंग टाइमिंग ऑफ द सीजन. सो सीजन अपना टाइम चेंज कर देंगे. ठीक है. ऑर्डर बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, मतलब क्योंकि अर्थ इज वोबलिंग. ठीक है. सो दिस इज द थिंग, दिस इज द प्रिसीजन. ठीक है. तो ये 3 टर्म्स याद कर लेना, बेसिक मीनिंग पता होनी चाहिए, एंड ये साइकिल इस साइकिल का पार्ट है. बस दैट्स इट. सो टुगेदर दे इन्फ्लुएंस द लॉन्ग टर्म चेंजेस ऑन द अर्थ. सो दे कंट्रोल द आइस एजेस या फिर वार्मर पीरियड्स, एंड दीज चेंजेस आर स्लो लेकिन ओवर टाइम दे बिकम पावरफुल. सो अगर एक लाइन समरी की बात करूं, सो दिस साइकिल इज समथिंग which is bringing the slow change in the Earth's orbit and the axial tilt, controlling the long-term climatic changes such as the ice ages. ठीक है. अब आगे बढ़ जाते हैं. मून के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं. मून्स ऑर्बिटल प्लेन एंड अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन एंड द एक्लिप्सेस. नाउ मून ऑर्बिटल प्लेन एंड अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन एंड एक्लिप्स. व्हाट इज एन ऑर्बिटल प्लेन? An orbital plane is a flat path an object follows while moving around something. तो जैसे लेट्स से कि ये हमारी धरती है, इसके अराउंड अगर जो मून है वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको अगर हम 2D में देखें तो दिस बिकम्स एज अ प्लेन. तो उसी के अराउंड वो मूव कर रहा है. थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं. ये देखो, तो ये मून जो है ये इसका जो प्लेन है और जो अर्थ का जो प्लेन है, ऑर्बिटल प्लेन है, इससे ये लगभग 5 डिग्री का एंगल बनाता है. मूल ऑर्बिटल प्लेन इज टिल्टेड बाय अबाउट 5 डिग्री रिलेटिव टू अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन कॉल्ड द इलेक्टिव. इसके चलते क्या होता है कि जब धरती लेट्स से कि सन के बीच में आ गई मून, इससे क्या होता है कि जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ गई, तो हमेशा मून अर्थ की शैडो के पे नहीं आएगा, कभी उसका शैडो मिस भी करेगा. और यही रीजन है कि वेरी ऑफन हमें हर महीने लूनर एक्लिप्स नहीं देखने को मिलता. अमावस्या हमेशा तुरंत नहीं आती रहती. इट हैपन्स फ्यू टाइम्स इन अ ईयर, क्योंकि मून यूजुअली या तो थोड़ा सा अर्थ के ऑर्बिटल पाथ के ऊपर चलता है या तो नीचे चलता है. तो मून कीप ऑन मिसिंग दी अर्थ शैडो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, एक साइड से तुम अगर बीच में है ये अर्थ है एंड यहाँ से रोशनी पड़ रही है, ये बीच में रोशनी आ रही है, तो ऑब्वियस ही बात है तुम अगर इधर हो तो तुम कभी इसका अगर ये रोशनी इधर से आ रही है तो तुम्हारी शैडो पड़ रही होगी, तो देयर विल बी सम शैडो वाला एरिया. अगर तुम हमेशा वहाँ से पास करोगे तो कभी हमेशा तुम हर महीने गायब हो जाओगे. लेकिन हर महीने हम गायब इसलिए नहीं होंगे क्योंकि तुम्हारे पास कई बार शैडो नहीं पड़ेगी. वो जो लूनर एक्लिप्स की बात कर रहा हूँ, जो एक्लिप्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसको होने के लिए अर्थ, सन एंड मून को एक स्ट्रेट लाइन में आना पड़ेगा. लेकिन इनके ऑर्बिटल जो पाथ हैं दे आर
inclined at some angle, and that is why they come in the straight angle, but not always. So the moon keep on missing the earth's shadow, and so eclipse regular नहीं होते हैं. Although there is a concept called solar eclipse also, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे. ठीक है, अब थोड़ा सा मून के फेजेस के बारे में भी जान लेते हैं. फेजेज ऑफ द मून. नाउ देयर इज दिस न्यू मून, वेनिंग क्रिसेंट एटसेट्रा. लेकिन अब पहले फेजेस देख लेते हैं. अब ये चीज़ देखना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा. कई बच्चे न्यू मून और उसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं. ये तुम्हारा सन है, दिस इज योर सन, दिस इज द मून, दिस इज द अर्थ. ठीक है, तो जब मून अर्थ और सन के बीच में आ गया, थिंक ऑफ दिस, तो मून का ये वाले हिस्से पे रोशनी पड़ी, ये वाले हिस्से पे उजागर हो गया. लेकिन धरती से जो मुझे दिख रहा है वो तो इधर वाला हिस्सा दिख रहा है. तो मून तो जगमग होगा, लेकिन मुझे मून दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं मून का डार्क साइड देख रहा हूं. ठीक है, एंड इस डार्क साइड के चलते होगा क्या कि मुझे मून नहीं दिखेगा. आई विल से दैट देयर इज अमावस्या. जब शैतानी शक्तियां बढ़ जाती हैं, ऐसा मानना है. ठीक है, मून नहीं दिखेगा. उसके बाद क्या होगा, मून मूव करना शुरू करेगा. ठीक है, तो जब ये थोड़ा सा इधर आएगा तो मून दिखना शुरू करेगा, एंड दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड द न्यू मून. एक नया चांद शुरू हुआ है. सो व्हेन वी आर सेइंग द न्यू मून, क्योंकि अभी दिख नहीं रहता, अभी सडनली थोड़ा सा दिखना शुरू हुआ, तो इट मीन्स इन दिस साइकिल दिस इज कैन बी सेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट. फिलहाल के लिए हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं. तो मुझे मून नहीं दिख रहा, अभी जस्ट दिखना शुरू हुआ है, तो मैं इसको बोल दूंगा दिस इज द न्यू मून डे. दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड द न्यू मून डे, बिकॉज अ न्यू फेज एक्चुअली स्टार्ट. अब ये सन से थोड़ा सा इधर आना शुरू हुआ. अब जब ये मून इधर आया तो थोड़ा सा पोर्शन दिखा, तो ये पोर्शन थोड़ा सा जगमग हुआ. सो दिस इज कॉल्ड द वैक्सिंग क्रिसेंट, एंड सन अर्थ से जो दिखेगा कुछ कुछ ऐसा दिखेगा. फिर ये फर्स्ट क्वार्टर ये दिखना शुरू होगा, क्योंकि ये वाला ही पार्ट लिट है पूरे टाइम. आप देखिए, फिर जो लिट है वो यही पार्ट है. देन वी हैव द वैक्सिंग गिब्बन वाला चीज, क्योंकि अब मुझे ये मून ऐसा दिख रहा है. देन जब यहाँ पे आया तो ये वाला पार्ट पूरा लिट हो गया. जब ये पूरा पार्ट लिट हो गया तो मुझे पूरा मून दिख रहा है. सो वी से दैट वी हैव अ फुल मून, एंड देन वी हैव द वेनिंग गिब्बस, एंड देन वी हैव द लास्ट क्वार्टर. ठीक है, सो न्यू मून, मून लाइज बिटवीन अर्थ एंड द सन, द डार्क साइड फेसेस द अर्थ, सो वी डोंट सी द मून ओवर हियर. वेनिंग क्रिसेंट, द मून फेज बिफोर द न्यू मून, वेयर ओनली अ थिन डिसेंडिंग क्रिसेंट इज अवेलेबल. सो फुल मून कब होता है, जब अर्थ, मून और सन के बीच में होता है. दिस इज, ठीक है, अर्थ आ गया बीच में, इधर आ गया, तो पूरा मून इल्यूमिनेट हो रहा है, दिख रहा है, सन की रोशनी पड़ रही है बढ़िया. तो वी हैव द फुल मून, एंड देन द वेनिंग गिब्बस, द मून फेज आफ्टर द फुल मून व्हेन द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ग्रेजुअली डिक्रीज. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. अब नाउ एक्लिप्स कर लेते हैं. व्हाट इज द एक्लिप्स? सो अंडरस्टैंडिंग द एक्लिप्स, व्हाट इज एन एक्लिप्स? एक्लिप्स हैपेंस व्हेन एन स्पेस ऑब्जेक्ट ब्लॉक द सनलाइट ऑफ द अदर. तो मतलब बेसिकली दो सिचुएशंस इसमें आ सकती हैं. वी हैव अ सन, ठीक है, वी हैव अ अर्थ. दो ऑप्शन हो सकता है. एक पोजीशन तो ये हो सकती है, और सन की लाइट ये थोड़ी सी ब्लॉक कर दे ताकि मून पे ना पड़े. तो ऐसे केस में ऐसी पोजीशन को हम कहते हैं लूनर एक्लिप्स. एक पोजीशन ये पोजीशन हो सकती है. एक और मेरे पास सामने एक सिचुएशन है. मैं क्या करूंगा कि मून को ले आऊंगा बीच में, और जब इसके केस में क्या होगा, वी हैव अ अर्थ. सो मून आ गया, एंड मून कुछ रोशनी ब्लॉक कर रहा है सन की अर्थ की तरफ आने से के लिए. तो वी से दैट वी हैव द सोलर एक्लिप्स. सो दीज आर द टू सिचुएशन व्हेन दे कम इन द स्ट्रेट लाइन एंड दे ब्लॉक द लाइट्स. लूनर एक्लिप्स जब अर्थ आ रहा है मून और सन के बीच में. सोलर एक्लिप्स जब मून आ रहा है अर्थ और सन के बीच में. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. सो एक्लिप्स हैपन व्हेन अर्थ
sun and moon, they line up. Solar eclipse when moon blocks sunlight, lunar eclipse when earth blocks the sunlight to the moon. Eclipse हर महीने नहीं होता because moon orbit is slightly tilted. ठीक है, तो अभी ये आ जाते हैं इस PDF में. ठीक है, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, एक एक करके इसके बारे में बात कर लेते हैं. सो सोलर एक्लिप्स दिस अकर्स ड्यूरिंग अ न्यू मून. ठीक है, लूनर एक्लिप्स दिस अकर्स ड्यूरिंग द फुल मून. ये याद कर लेना. ठीक है, वैसे याद करने वाला कुछ है नहीं, ये बीच में आ गया तो ऑब्वियस ही बात है, न्यू मून वाली बात चल रही होगी फिलहाल. ठीक है, मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन ब्लॉकिंग सनलाइट. सनलाइट ब्लॉक कर रहा है सोलर एक्लिप्स. ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है, ऐसे भी याद कर सकते हो. मून बीच में होगा ये हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर मून बीच में नहीं होगा तो सन के छुपने का कोई रीजन ही नहीं है. तो सन छुपेगा नहीं तो काहे का सोलर एक्लिप्स. तो सन को की लाइट अर्थ तक नहीं पहुंचे तो इसके लिए जरूरी है कि मून आएगा ना बीच में, इसलिए मून आ गया बीच में, बोला हम आ गए अब रुक जाओ. तो जब वो रोकेगा तो सन का कुछ, अर्थ का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जहां पे सनलाइट नहीं पहुंचेगी. सो वी से दैट भैया सन नहीं दिख रहा, सन नहीं दिख रहा, दिस इज द सोलर एक्लिप्स बिकॉज देयर इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज एक्चुअली ब्लॉकिंग द लाइट ऑफ द सन विच इज व्हाट, मून. सो मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन ब्लॉकिंग सनलाइट कंडीशन, मून मस्ट लाइट ऑन द इलेप्टिकल प्लेन, परफेक्ट अलाइनमेंट. 3 टाइप की सोलर एक्लिप्स होती है. पहली चीज टोटल सोलर एक्लिप्स, सन इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द मून. ठीक है, कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो पूरी तरह से सूरज नहीं दिखता है. पार्शियल सोलर एक्लिप्स, सन पार्शली कवर्स द मून, लुक्स लाइक द क्रिसेंट शेप. एंड एनुलर एक्लिप्स, मून अपीयर्स स्मॉलर, अपीयर टू सन फॉर्मिंग अ रिंग ऑफ फायर. ठीक है, तो जब मून पूरी तरह से बीच में आ गया तो देयर इज एन एनुलर एक्लिप्स. टोटल एक्लिप्स जब नहीं दिख रहा है, एंड दिस इज द पार्शियल एक्लिप्स. एक बात और, एक चीज़ वार्निंग हमेशा ध्यान रखना, जब कभी ऐसा हो सोलर एक्लिप्स तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं हम तो सोलर एक्लिप्स देखेंगे. नहीं भैया, अपनी इन नेकेड आइज से बिल्कुल मत देखना, क्योंकि क्या होता है कि इसकी जो यूवी रेज वगैरह आती हैं उस टाइम पे ना, मतलब लाइट्स तो आ रही होती हैं बट हमारे जो वहाँ आंखों में ना पेन सेंसर्स नहीं है. पेन सेंसर्स नहीं है तो हमें पता नहीं चलता है कि दर्द हो रहा है, तो दैट विल बी लीडिंग टू परमानेंट डैमेज टू योर आइज. तो इसके लिए स्पेशल ग्लासेज आती है, उस स्पेशल ग्लासेस के साथ ही सोलर एक्लिप्स देखने की कोशिश करना, वरना तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी एंड कुछ नहीं कर पाओगे. ठीक है, सो पॉइंट यू शुड नोट दैट सोलर एक्लिप्स इज विजिबल ओनली फ्रॉम ए स्मॉल रीजन ऑफ अर्थ वेयर द मून शैडो फॉल. जहाँ पे मून की शैडो पड़ती है, क्योंकि बीच में आया तो मून की शैडो उस पर्टिकुलर कुछ जगह पे पड़ी है, तो पूरे अर्थ पे सोलर एक्लिप्स नहीं होगा, कुछ जगह पे होगा क्योंकि मून छोटा है. इट इज शॉर्ट लिव्ड, totality usually last for a few minutes and it is not viewed safe to view directly with the naked eyes. Special eclipse glasses are required. इसी तरीके से we have this lunar eclipse. This occurs during a full moon. Earth comes between sun and moon, casting its shadow on the moon. ठीक है, तो अर्थ का जो शैडो वाला जोन है, दिस इज द अम्ब्रा, इसी के बीच में मून आ गया. जब ऐसा होगा तो in that case this called the total lunar eclipse. Moon fully enters the earth's umbra, appears red due to atmospheric scattering, and that is why we say that it is the blood moon. लाल दिखेगा बिल्कुल. ठीक है, स्कैटरिंग के चलते. ठीक है, पार्शियल लूनर एक्लिप्स, ओनली पार्ट ऑफ द मून इंटर्स द उम्ब्रा. जब कुछ पर्टिकुलर पार्ट अर्थ के उसमें लाइक पेनम्ब्रा में रहता है, ओनली पार्ट ऑफ द मून इंटर्स द उम्ब्रा, तो जो नहीं दिखेगा क्योंकि अर्थ की शैडो मून पे पड़ रही है, तो there will be partial lunar eclipse. And penumbral eclipse, moon passes through the penumbra causing slight dimming like this. Total lunar eclipse, partial lunar eclipse, penumbral lunar eclipse. इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, मेनली यही पूछेगा कि अर्थ सन के बीच में आया, सन और मून के बीच में आया, कि मून सन और अर्थ के बीच में आया. बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको ये चीज़ बता दी है. So lunar eclipse, it is visible from all places on earth where it is night at that time. Longer duration कैन लास्ट फॉर सेवरल आवर्स. तो ये शॉर्टर ड्यूरेशन होता है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन होता है. इट इज़ कम्प्लीटली सेफ, इसको आप नेकेड आई से देख सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक. तो हमने जितनी चीज़ें कवर की हैं ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर की हैं. अगला टॉपिक हम करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अब देखो यार, एक चीज़ आप मेरी बात समझना कि अगर आप इसके कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मेरी कोशिश यही है कि आपको रटना ना पड़े. ज्योग्राफी अगर आप रट रहे हो ना तो आप ज्योग्राफी में हमेशा परेशान रहोगे. ज्योग्राफी एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट रिमेंबर दैट यू डोंट हैव टू डू द रट्टाफिकेशन. रट्टाफिकेशन किए तो गए.
डोंट डू दी रट्टाफिकेशन, थोड़ी बहुत जगह पे रटना है, वहाँ मैं बता दूंगा ये रट लो, बाकी जगह पे समझना है, वहाँ मैं बता दूंगा ये समझ लो। कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे, यूपीएससी कॉन्सेप्ट्स वाले सवाल पूछता है, और ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ दैट विल हेल्प यू इन द अपकमिंग चैप्टर्स। तो अगला टॉपिक है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मेक श्योर दैट यू सेव दिस वीडियो, यू वॉच द लेक्चर्स एंड यू कीप ऑन मेकिंग योर नोट्स। प्रीलिम से पहले ही हम आराम से कंप्लीट करा देंगे ये सारा ज्योग्राफी, मतलब ये कंप्लीट यहीं पे आ रहा है, फ्री है ये वीडियो जो भी हैं। सो मेक श्योर दैट यू कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियोज़। ये आपको इसके बाद और एक्स्ट्रा कुछ ज्योग्राफी करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, सो दैट दूसरे बच्चों को भी हम हेल्प कर पाएँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू एनी टॉपिक यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम इट पढ़ते चलिए यार, देखो एग्जाम पास आ रहा है, सो योर टाइम इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आपका टाइम इंपॉर्टेंट है एंड इफ़ यू आर वेस्टिंग इट सम हाउ थिंकिंग अदर थिंग्स, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम ये हमेशा सोच सकते हैं कि कितना बुरा हो सकता है, तो हम ये भी तो सोच सकते हैं हमारे साथ कि लाइफ में कितना अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा पॉजिटिव होकर चलते हैं, थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं, थोड़े से और एफर्ट्स डाल लेते हैं, ताकि हमारी लाइफ में जो भी आने वाला कल हो वो बहुत अच्छा हो। क्योंकि देयर इज समबडी हु इज वेटिंग फॉर योर ड्रीम, हु इज वेटिंग फॉर योर ड्रीम्स टू बिकम सक्सेसफुल। दैट इज योर पेरेंट्स, दैट आर योर ब्रदर्स, योर सिस्टर। मेहनत करनी है, काम अच्छे से पढ़ाई करनी है एंड सिलेक्शन लेना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।